हेलो बच्चों। कैसे हो आप सब लोग? क्या हाल चाल है भाई अर्जुनास के हमारे? जल्दी से एक बार बताएं, क्या मेरी आवाज बेटा आप लोगों तक पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, गुड इवनिंग। काफी दिनों बाद हम लोग मिल रहे हैं। काफी दिनों बाद हमारी मुलाकात हो रही है भाई, 4-5 दिन हो गए हैं। फ्राइडे की क्लास में मिले थे हम लोग, है ना? आज हमारा भाई वेंसडे हो गया है। कैसे हैं सभी लोग? एक बार जल्दी से चैट पे लिख के बताएं। गुड इवनिंग सर जी, गुड इवनिंग, प्रणाम बेटा प्रणाम, बहुत बहुत आपको प्यार मेरी तरफ से, सभी लोगों को खूब सारा प्यार। हाँ, चश्मा ओपी, थैंक यू बेटा। चश्मा कभी कभी लगा लेते हैं। हम्म। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग भाइयों एंड बहनों, कैसे हैं सभी लोग? उम्मीद है सब लोग बढ़िया हैं और मजे कर रहे हैं घर पे, पढ़ाई कर रहे हैं। कैसी चल रही है भाई पढ़ाई? एक बार जल्दी से बताइए। 3 महीने अपने हो गए हैं जेई की तैयारी को स्टार्ट करे हुए, ऑलमोस्ट 3 महीने हो गए हैं। ऑलमोस्ट क्या, 3 महीने से ज्यादा ही हो गए। हाँ, तो उम्मीद है कि भाई अब आपकी जो पढ़ाई है धीरे धीरे अब फुल स्पीड पे आप लोग आ रहे हैं। स्टार्टिंग ऑफ द प्रिपरेशन में ठीक है, थोड़ा सा ढीले चलते हो, थोड़ा सा मजे मस्ती मजाक चल रहा है, बट अब बेटा समय आ गया है अपनी प्रिपरेशन को बिल्कुल ऑप्टिमाइज करने का, मतलब 100% एफिशिएंसी के साथ काम करने का। एफिशिएंसी 100% नहीं होती मानता हूं, पर 90% तो हो सकती है। 90% पे तो काम कर सकते हो। चलिए, तो जरा एक बार बताएंगे। मैंने आपसे आई थिंक पिछली क्लास में सवाल पूछा भी था, बोला भी था कि हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे कि भाई हाउ मेनी क्वेश्चंस आपने प्रैक्टिस करे पिछले वीक। हाउ मेनी क्वेश्चंस, अप्रोक्सीमेटली कितने क्वेश्चंस आपने प्रैक्टिस करे मैथ्स में हफ्ते में? पिछले हफ्ता जो आपका निकला उसमें आपने कितने क्वेश्चंस लगभग प्रैक्टिस करे? ऑप्शंस दे देता हूं। ए ऑप्शन है लेस देन 50। लेस देन 50 मतलब एक अप्रोक्सीमेट बताना है, ऑब्वियसली गिना तो एग्जैक्ट तो नहीं गिना होगा बट। या फिर 50 से लेके सर 70 के बीच में करे हैं। सी ऑप्शन सर 70 से लेके 90 के बीच में करे हैं। और डी ऑप्शन सर मोर देन 90 करे हैं। मोर देन 90 करे हैं। पूरे हफ्ते में मैथ्स में हमने मोर देन 90 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करे हैं, तो डी ऑप्शन टिक करेंगे। जल्दी से एक बार पोल पर बताएं, पोल पर बताएं। हाँ, देखते हैं। देख, डीपीपी वगैरह सब मिला लो, सारे डीपीपी एनसीईआरटी जहां से मर्जी तुमने प्रैक्टिस करी हो, मॉड्यूल, पीवाईक्यू, कोई किताब आपने करी हो, बस नोट्स के क्वेश्चन को बख्श देना। वो नहीं, वो तो बेटा मैंने प्रैक्टिस कराई है, वो आपने थोड़ी करे थे। वो तो मैंने करवाई है, आपने घर पे बैठ के एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कौन से करे? सर टाइम नहीं मिला स्कूल की वजह से। बेटा कितने लाखों लोग बच्चे स्कूल जाते हैं, उसके बाद भी वो जेई निकाल लेंगे, तो तुम ये बहाना मारते रह जाओगे, कोई तुम्हारी नहीं सुनेगा बेटा। मैं मानता हूं स्कूल गोइंग वालों की लाइफ टफ है। स्कूल के साथ आईआईटी जेई कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी मैनेज करना टफ होता है, बट यार असंभव नहीं होता, ठीक है? तो अगर आप मुझे ये बहाना दे रहे हैं कि सर स्कूल की वजह से मैं कम कर पाया, तो बेटा वो तो सबके साथ है ना, बहुत सारे बच्चों के साथ है, बट स्टिल वो भी जेई निकाल लेंगे। तो तब आप ये बहाना देते रह जाना कि मैंने तो इसलिए कम करे थे क्योंकि मैं तो स्कूल जा रहा था। कोई नहीं सुनेगा बहाना, किसी को फर्क नहीं पड़ता। रॉन्ग पोल सर, हाई ई का होई गवा। रॉन्ग पोल, ओहो, सॉरी सॉरी सॉरी, ये गलती हो गई भाई, हमसे गलती हो गई। सिंगल करेक्ट, सिंगल करेक्ट। अब बताइए, अब बताइए। हाँ, अब बताइए कितने सवाल आपने लगाए हैं अप्रोक्सीमेटली? अपना ऑप्शन टिक करेंगे और कोई झूठ नहीं बोलेगा यार, सच का सामना करना है। सच का सामना करना है। कम करे हैं तो कम कर, सही, कोई दिक्कत नहीं है, बट पोल में सही आंसर टिक करेंगे। लव यू सर, लव यू टू, लव यू टू बेटा, ढेर सारा प्यार आपको। मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे जो लग रहा है, मैं तुम्हें अपना तुक्का बता देता हूं। तुक्का मारने पे तो तुम्हें पता ही है बेटा, हम ओपी हैं। चलिए, पहले हम वोट पोलिंग को इन्फ्लुएंस नहीं करेंगे, पहले होने देते हैं, उसके बाद तुक्का मारेंगे। लेस देन 50 जो हैं ये आएंगे हमारे 50%। इसको मिलेगा 50%, मेरे को ऐसा लगता है 50 या 60 के बीच में जाएगा ये। और ये वाला आएगा 25%। ठीक है, कितना हो गया? 75 हो गया सर। ये वाला जाएगा 10% और ये जाएगा 5%। ठीक है, 75 कितना हो गया? 5 नहीं तो चलो इसको 10 कर लो, इसको 10 कर लो, और इसको भी 10, 10 10 20 और 45, इसको 55 कर लो।
इसको 55 कर लो, ठीक है भाई, तुक्का मेरा ये है मेरा तुक्का ये है। अब देखते हैं क्या होता है, देखते हैं क्या होता है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से करने तो भाई तुम्हें डी चाहिए, मैं तो डी ऑप्शन की तरफ जाऊंगा। देख रहे हो बेटा, इसको कहते हैं एक्सपीरियंस। देख लो बेटा, बाद में तुम कहोगे क्या हुआ ये पोल में मैंने ए ऑप्शन बोला था 55%, आया कितना 53.72, देख ले बेटा। हाँ 25% आया कितना 22.5, 10 बोला था आया कितना 11.5, और लास्ट का 10 बोला था आया कितना 12.5 अब तो बेटा हल्के में मत लेना हमें, अब हल्के में मत ले लेना। एक कह रहा है सर अमेजिंग तुक्का, अबे तुक्का थोड़ी मारा है, समझा नहीं अभी तक, तुक्का नहीं है ये, दिस इज एक्सपीरियंस। क्योंकि हमें पता है बेटा तुम क्या कर रहे हो क्या नहीं, देख रहे हो घर बैठे बैठे भी बेटा अंतर्यामी हम बता सकते हैं तुम में से कौन क्या कर रहा है वाह सर, वाह सर वाह, समझ गए ना अब तुम बेटा। हाँ कि किससे पाला पड़ा है तुम्हारा किससे पाला पड़ा है तुम्हारा। स्क्रिप्टेड है सर, हाँ हाँ स्क्रिप्टेड ही तो है, मैंने तो पीछे से पहले ही फोन करके बोल दिया था भाई जो मर्जी पोल आए इतना ही बस करना, टीम को बोल दिया था ना मैंने तो। हाँ इसको बोलते हैं बेटा एक्सपीरियंस। मुझे पता है ना तुम क्या कर रहे होगे अभी, 11वीं के स्टार्ट हुए नए नए बेटा, झुंझुना हाथ में पकड़ा है हमने, नए नए बड़े हुए हैं, नए नए 11वीं में आए हैं, नए नए मम्मी पापा को हम बेवकूफ बनाना सीखे हैं कि भाई हम तो अब पढ़ाई कर रहे हैं जेई की, स्कूल में नंबर वंबर मत पूछो हमसे, हम तो डमी स्कूल वाले बन गए हैं, अब स्कूल नहीं जाते सडनली। अभी तक पूरी जिंदगी सुबह 6 बजे उठते थे, नहाते धोते थे, कई बार वो भी नहीं करते थे, बस धो के निकल जाते थे मुंह धो के भाई, है ना। और उसके बाद अब हम सर स्कूल भी नहीं जाते, आराम से उठते हैं सर 9-10 बजे हीरो बन के, रात में पढ़ता हूं, मम्मी को बोलता हूं, कई बार रात में पढ़ता भी नहीं हूं फिर भी बोल देता हूं। तो ये सारी चीजें बेटा नए नए सीखे हो तुम लोग मुझे पता है नई नई सीखते हैं ना 11वीं में सब चीजें, तो स्टार्टिंग में 11वीं में यही हाल होता है। हाँ अग्रीड सर जी हाँ। चलिए अब आ जाते हैं, अब आ जाते हैं इसका डिस्कशन करने, ठीक है। ये तो बहुत हमारी तारीफ हो गई कि हमने तुक्का बेटा सही मारा, तुक्का मतलब हमारा प्रिडिक्शन सही हुआ, तुक्का नहीं बोलना चाहिए प्रिडिक्शन, ठीक है। एक्सपीरियंस की वजह से जो प्रिडिक्शन था वो सही रहा हमारा। चलिए चलिए भाई अब हम बात कर लेते हैं, थोड़ा सा सीरियस बात करेंगे बेटा, मजाक मस्ती हो गई है। देखो अगर आप 50 क्वेश्चन से भी कम अगर एक दिन एक हफ्ते में ट्राई कर रहे हैं, 50 से भी कम जो लोग ए ऑप्शन वाले हैं, आप ध्यान से सुन ले भाई, ध्यान से सुन ले। अभी तक तुम गलती कर रहे थे, तुम्हें झुंझुना समझ के माफ कर दिया जाएगा, कोई बात नहीं, नए नए बड़े हुए हो, कोई बात नहीं, 50 कर रहे हो। बट अगर तुम एक्चुअली रियलिटी देखो कि 50 या 40 सवाल अगर तुम कर रहे हो हफ्ते के, तो 7 क्वेश्चन पर डे एवरेज आई। एवरेज कितनी आई 7 दिन में 50 क्वेश्चन, मतलब 7 क्वेश्चन पर डे की एवरेज आ रही है। डू यू रियली थिंक दैट दिस इज इनफ? क्या ये इनफ है बेटा आईआईटी क्लियर करने के लिए? खुद सोच के देख, 10th क्लास वाले मोड में है अभी तक तू बेटा, 50 सवाल तो 10th के बच्चे करते हैं हफ्ते के अंदर, 10th वाले बच्चे करते हैं 40-50 सवाल तो हफ्ते में, आप अभी भी उसी मोड में है। तो आप जल्दी से एक बार सोच के बताइए क्या इनफ रहेगा? अपने दिल पे हाथ रख के बात सोचो, क्या जेई क्लियर अगर तुमने करना है, तुमने देख लिया आईआईटी जेई का क्या क्रेज है पूरी दुनिया में, इंडिया में, तुमने अपने दोस्तों को सीनियर को कहीं ना कहीं किसी ना किसी के मुंह से तो सुना होगा भाई कितनी मेहनत करनी पड़ती है, क्या इनफ रहेगा? खुद सोच के देखो। नो सर, नो सर, नो सर, बिल्कुल बिल्कुल सही सोच रहे हो, बिल्कुल सही सोच रहे हो कि ये बिल्कुल भी इनफ नहीं है, ये बिल्कुल भी इनफ के तो आसपास भी नहीं है बेटा ये। तो अभी तक तुम्हें माफ कर दिया जाएगा। ये क्यों करा है मैंने पोल? क्योंकि मुझे पता है तुम ये सब गलतियां कर रहे हो, मैंने तुम्हें देखो पहले ही बता दिया बेटा, एग्जैक्ट मैंने परसेंटेज खुद ही पहले गैस कर दी थी, मुझे पता था आप लोग ये गलतियां कर रहे हैं इस टाइम। बट अब यहां से ये गलती को बेटा सुधारना है, ये गलती को सुधारना है। 50 क्वेश्चन पर डे बहुत कम है, बहुत कम है। डीपीपी, और तुम सिर्फ डीपीपी कर रहे हो, इसका मतलब तुम सिर्फ डीपीपी कर रहे हो और कुछ कर ही नहीं रहे। बट सिर्फ डीपीपी नहीं करना है बेटा, असाइनमेंट है, मॉड्यूल है, किताबें हैं, पीवाईक्यूज हैं, आपको असाइनमेंट मैं भी देता हूं जो मैंने दिए थे ट्रिग्नोमेट्री के, उसके अलावा हर चैप्टर के असाइनमेंट डलते हैं। कितनी चीजें हैं, अगर करने चाहो तो, करना चाहो तो कितनी चीजें हैं बेटा, बट तुम कर नहीं रहे हो, तुम कर नहीं रहे हो। करने के लिए कोई क्वेश्चन कमी थोड़ी पड़ती होगी तुम्हारे पास, करने को कितना कुछ है, कितना कुछ है, सोच के देखो। सर बीटी डिस्कशन, बेटा बीटी का डिस्कशन अभी रिकॉर्ड किया था मैंने 10 मिनट पहले ही, एक डिस्कशन ट्रिग्नोमेट्री वाला तुम्हारे पास पहुंच जाएगा आज शाम तक, ठीक है, मैंने रिकॉर्ड कर दिया है,
ठीक है, तो आज से सभी लोग पहले तो ये सोचें कि 50 क्वेश्चन जो कर रहे हैं भाई, तुम तो बिल्कुल ही, तुम्हें इमीडिएट अपने अंदर इंप्रूवमेंट लाने की जरूरत है। और जो लोग 50 से 70 कर रहे हैं, मैं ये नहीं बोलूंगा कि खराब है, ठीक है, अभी के लिए ठीक है, अभी के लिए तुम स्टार्ट जैसे तुमने स्टार्ट किया सही है। बाकी डी ऑप्शन वाले तो बेटा वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। अगर आप 90 से ज्यादा क्वेश्चन अभी पहले 3 महीने में भी कर रहे थे, दैट शोज योर मोटिवेशन। तुम एक सिंपल सी बात सोचो यार, आईआईटी जेई में सिलेक्शन कितने परसेंट बच्चों का होना है? अगर मैं मेंस में भी बात कर लूं, 10% बच्चों का मेंस में सिलेक्शन हो जाएगा, 10% का मेंस में सिलेक्शन होगा जो एडवांस में बैठने के लायक होंगे। 10% बच्चे ही 90 से ज्यादा क्वेश्चन कर रहे हैं, तो तुम समझ गए ना। जो लोग फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन में हैं, तुम खुद सोचो बेटा, 20% बच्चे तो तुम्हारे बैच में यहां पे हैं, और ऑफलाइन में और ना जाने कितने बच्चे होंगे इस तरह के, ठीक है। तो 20% बच्चे तो यहीं आ गए। जेई मेन भी क्लियर नहीं हो पाएगा अगर तुम ए और बी ऑप्शन में ही रह गए 12th के एंड तक। बहुत बुरा लगेगा सुन के, बट ये फैक्ट है बेटा। अगर आप बी ए या बी ऑप्शन में रह गए 12वीं के एंड तक, तो आपका जेई मेन भी क्लियर नहीं हो रहा है, एडवांस तो भूल जाइए, ठीक है। तो आई होप अब आपको मेरी बात समझ आ गई है कि अगर आप ए या बी में हैं, ए में है तो भैया बहुत ही ज्यादा आपको इमीडिएट चेंज लाना है। बी में मैं समझ सकता हूं स्टार्टिंग के 3 महीने हैं, अगर यही 6 महीने बाद भी तुम बी में रहोगे, 4 महीने बाद भी बी में रहोगे, तब गड़बड़ है, ठीक है। स्टार्टिंग में बी में हो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब इसका हम समझ लेते हैं समाधान क्या है, ठीक है। आपको बस एक ये अंदाजा लगाना है कि अगर मैं हफ्ते में, मान लो संडे को मैं, मतलब हफ्ते में 6 ही दिन मानता हूं मैं, 7 दिन नहीं मान रहा, हफ्ते में 6 दिन मानता हूं हफ्ते में, राइट। तो तुम डेली मैथ्स के कितने सवाल लगा सकते हो, ऐसे उल्टा सोचो, रादर देन ये सोचना कि यार मुझे 50 की जगह मैं 100 कर दूंगा, 200 कर दूंगा, ऐसे रैंडम नंबर नहीं सोचना। रैंडम नंबर नहीं सोचना है आपको, पहले आपको ये सोचना है अपना टारगेट क्या है, हमें किस नंबर ऑफ क्वेश्चन तक पहुंचना है हफ्ते के अंदर, हमें कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन अचीव करने हैं। तो ऐसे सोचो उसके लिए कि भाई हफ्ते में 6 दिन है, 7 नहीं 6 दिन है, और एक दिन में मैं लगभग कितने सवाल कर सकता हूं, मैथ्स को मैं कितने घंटे दे सकता हूं सेल्फ स्टडी के लिए। देखो बेटा, सेल्फ स्टडी से ही सिलेक्शन होगा। तुम ये सोचो कि सर ने पढ़ा दिया, मैंने क्लास अटेंड कर ली, मैं हीरो बन गया हूं, तो नहीं होगा, इतना इनफ नहीं है, ये तो सिर्फ बेसिक शुरुआत है। हाँ, तो अगर आप दिन के, बेटा मैं बोल रहा हूं 1.5 घंटा भी दे दो, ठीक है, दिन का 1.5 घंटा भी दे दो, तो या 2 घंटे भी, मैथ्स को तो देखो प्रैक्टिस को तो देना ही है। अगर आप दिन का, डेली के एवरेज बोल रहा हूं मैं, ये नहीं कि सर मैं रोज कहां से 2 घंटे लाऊंगा, भाई किसी दिन 3 घंटे भी तो लाएगा, किसी दिन 1 घंटा लेगा, एवरेज तो 2 घंटे हफ्ते में निकाल ही सकते हैं। तो 2 घंटे का मतलब हो गया 2 आवर्स का मतलब हो गया, अगर मैं 1 घंटे में मानूं कि तुम 15 सवाल भी कर पा रहे हो, या 12 सवाल भी मान लेता हूं, 1 घंटे में 12 तो ठीक है ना मानने, बहुत ज्यादा नहीं माने यार, मैंने 5-5 मिनट एक सवाल में तुमने दे दिया, तो मैंने तुम्हें बोला कि भाई 1 घंटे में 15 सवाल, यानी 2 घंटे में 30 क्वेश्चन के करीब कर सकते हो। 12 बोला था, चलो 24 या 25 मान लेता हूं, 25 क्वेश्चन 2 घंटे में, 2 घंटे में 25 क्वेश्चन तुम अटेम्प्ट कर सकते हो एट दिस स्टेज, 11वीं की स्टार्टिंग में। 11वीं के एंड तक जाते जाते शायद 25 की जगह 30 हो जाए वो, बट अभी तुम 25 क्वेश्चन ऑन एन एवरेज बोल रहा हूं, ये हर चीज बात एवरेज चल रही है, ठीक है। हाँ, और अब आप एक दिन में 2 घंटे, और 6 दिन मान लो, हम तो 6 दिन लेके चल रहे हैं, 1 डे में आपने मैथ्स को अगर 2 आवर्स दिए, तो आपके पास 25 क्वेश्चन बन रहे हैं, यानी 25 इंटू 6, 150 क्वेश्चन पर डे टारगेट है। ये अपना टारगेट है भाई, ठीक है, ये आपका टारगेट है। 150 का 140 हो सकता है, ठीक है, कोई कह रहा है सब 20 कर दो 25 की जगह, मैं मान लिया, ठीक है, मान लिया। ये आप मोटा मोटा टारगेट रखिए 150 तक, ठीक है। अब जो लोग 50 पर है, ऑब्वियसली अब ये नहीं होगा रातों रात 150 हो जाएगा एक हफ्ते में ही, सर मैं काया पलट कर दूंगा, सर जोश आ गया मुझे, आपने मोटिवेट कर दिया 150 कर दूंगा, ऐसे नहीं होगा। आपको क्या करना है, जो लोग अभी 50 पर है, ये अल्टीमेट टारगेट है। ये क्या है, अल्टीमेट टारगेट, इसको जो आपको कुछ महीनों के अंदर अचीव करना है। देखो, अगर आपने कोई भी चीज करनी है, अगर मान लो तुम्हें जल्दी उठना शुरू करना है, ठीक है, तो तुम अगर अभी 10 बजे उठते हो, मान लो एग्जांपल दे रहा हूं, और एकदम से 6 बजे उठ जाओगे, वो नहीं हो पाएगा, बहुत ही ज्यादा नींद आएगी, इरिटेट हो गए, अलार्म बंद करके सो जाओगे। ग्रेजुअली वहां तक पहुंचा जाता है कि भाई आज 10 बजे उठ रहे हो, चलो 9 बजे अगले हफ्ते, फिर उसके अगले हफ्ते 8 बजे, फिर उसके अगले हफ्ते 7 बजे, फिर उसके अगले हफ्ते 6 बजे, तो आपका 6 बजे का सेट शेड्यूल बन जाएगा। वैसा ही कुछ हम यहां कर सकते हैं कि अगर आपको 150 सवालों तक पहुंचना है, सर स्कूल भी है, कोई दिक्कत नहीं है, स्कूल है तो क्या करूं, मैं फिर वही बात बोल रहा हूं, स्कूल है तो मैं क्या करूं बेटा, स्कूल में भी तो पढ़ाई करते हो, वहां पे फ्री पीरियड मिलता है, वहां प्रैक्टिस करो बैठ के। सब स्कूल जाते हैं जो, वो ये बात से तो अग्री करेंगे, सर स्कूल में फ्री टाइम मिलता है, वहां पर भी मैं कुछ ना कुछ तो समय को यूटिलाइज कर सकता हूं अगर मैं गप्पेबाजी में ना लगूं। वो अलग एक डिबेट है, चलो स्कूल में कैसे टाइम यूटिलाइज करें, बट अभी के लिए अल्टीमेट टारगेट 150 है। अब सर 150 रातों रात तो पहुंचना नहीं है,
टारगेट हमारा हो गया 150। ठीक है, ये कैलकुलेशन हटा देता हूं। अब कैसे पहुंचना है? जो लोग बेटा 50 पर हैं, तुम तो बेटा इमीडिएटली इमीडिएटली देखो, जो 90 वाले हैं आप तो +10 करो इस वीक, मतलब तुम 100 तक पहुंचो। इस वीक 100 टारगेट करो। ठीक है, 100 टारगेट करो, 100 पे हो तो 110 टारगेट, मतलब +10 क्वेश्चन टारगेट करें। जो सी एंड डी वाले हैं वो +10 क्वेश्चन को टारगेट करें इस हफ्ते। समझ गए ना मेरा मतलब? मान लो आप 70 पे थे तो आप 80 करो इस हफ्ते, आप 80 पे थे तो 90 करो, 90 पे थे 100 करो, 10 क्वेश्चन जोड़ो सी एंड डी वाले इस हफ्ते में। 10 क्वेश्चन ही, ज्यादा नहीं, बड़ी बात बोल रहा हूं, हफ्ते में 10 ही क्वेश्चन तो कह रहा हूं यार, बहुत बड़ी बात नहीं है। और जो बेटा ए ऑप्शन में है, जो ए ऑप्शन में है उनको तो सीधे के सीधे +30 करने हैं। आप जहां पर भी हैं +30 क्वेश्चन करेंगे इस हफ्ते, जहां पर भी है। सर एनसीईआरटी इंक्लूडेड है? हाँ बिल्कुल इंक्लूडेड है, बिल्कुल इंक्लूडेड है। इसीलिए बोल रहा हूं एवरेज आ जाएगा 2 घंटे में 25 क्वेश्चन, क्योंकि कुछ एनसीईआरटी के होंगे जो जल्दी हो जाएंगे, कुछ जेई के होंगे जो टफ होंगे, टाइम लगेगा। तो 2 घंटे में 25 क्वेश्चन बिल्कुल सही माना है। ठीक है, और जो बी ऑप्शन पर है वो +20 करेंगे। तो सबको टारगेट मिल गया है भाई, एक भी इंसान नहीं छूटा है। जो 50 या उससे कम पे है वो सीधे, अगर 40 पे हो तुम तो सीधे तुम्हें अगले हफ्ते तक 70 करने हैं, सीधे तुम्हें 70 करने हैं। ठीक है, लेवल सर, लेवल जो मर्जी हो, लेवल जो मर्जी हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। डीपीपी हो, मॉड्यूल हो, पीवाईक्यूज हो, पुराना असाइनमेंट हो, जो मर्जी उठा लो यार। सवालों की कमी है क्या? कोई सवालों की कोई कमी है क्या मार्केट में? कहीं से उठाओ तुम, तुम्हें क्वेश्चन मिल जाएगा। ट्रिग्नोमेट्री तुमने पढ़ ली, क्वाड्रेटिक तुमने पढ़ लिया, उसके जहां मर्जी से क्वेश्चन उठा के करो, जहां मर्जी से करो। लॉग है, कहीं मर्जी से करो। मेरे क्लास नोट्स के एक्स्ट्रा है बस, ये नहीं कि क्लास नोट्स में मैंने 15 कराए हैं वो 15 भी जोड़ लिए, 3 लेक्चर हुए 45 तो वही जोड़ गए, नहीं, वो अलग है भाई, वो अलग है। ठीक है, ये तुम्हारी सेल्फ स्टडी के लिए। RS अग्रवाल है, RD, जो मर्जी, मैं कह तो रहा हूं तुम्हें कोई भेदभाव नहीं करना सवाल में। जितनी भी प्रैक्टिस कर रहे हो सब इसके अंदर आ जाएगा, चाहे स्कूल के टेस्ट के लिए पढ़ रहे हो, जो मर्जी पढ़ रहे हो, सब इसके अंदर आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि मैंने वो राउंड ऑफ एवरेज कर दिया ना। अब ये नहीं कि तुम 150 के 150 ही एनसीईआरटी के निपटा रहे हो और हीरो बन रहे हो, कह रहे हो सर मैंने तो 150 कर लिए। अबे 150 में कितने हो जाएंगे? एनसीईआरटी के 30 हो जाएंगे, 40 हो जाएंगे, बाकी तो जेई लेवल के करोगे फिर प्रैक्टिस, बाकी तो जेई लेवल के करोगे ना। तो इसलिए वो मिक्सड एंड मैच करना है। ठीक है, तो क्या सभी लोगों को ये चैलेंज एक्सेप्ट करना है? कर रहे हैं क्या ये चैलेंज एक्सेप्ट जो मैंने चारों ऑप्शन में लिखा है? अगर कर रहे हैं तो जल्दी से एक बार प्रॉमिस सर लिखकर भेज दीजिए। और याद रखिएगा, ये प्रॉमिस आपने मुझसे तो किया ही है, साथ में अपने आप से किया है बेटा। इसको अगर तुम अचीव नहीं करोगे तो तुम खुद से, अपने आप से आप एक प्रॉमिस तोड़ रहे हो, जो कि बहुत गलत बात है। अपने आप से अगर प्रॉमिस तोड़ने की आदत बन गई तो लाइफ में सक्सेसफुल कैसे होगे? अपने आप से ही झूठ बोलने लग जाओगे। तो अपने आप को जो टारगेट कर दे रहे हो, जो प्रॉमिस कर रहे हो, उसे फुलफिल करना है इस हफ्ते के एंड तक। सभी लोग एक बार फुल जोश में और फुल एनर्जी के साथ प्रॉमिस करें यार। चैट पे आ रहा है प्रॉमिस सर, प्रॉमिस सर, एक्सेप्टेड, ग्रेट, बहुत बढ़िया। अगले हफ्ते में फिर पूछूंगा, अगले वेंसडे फिर पूछूंगा, सोच लेना, सोच लेना, सोच लेना भाई। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सभी लोगों ने प्रॉमिस कर लिया है। और सभी लोग, मैं उम्मीद करता हूं बेटा, बहानेबाजी नहीं करेंगे। जो स्कूल गोइंग भी हैं उन्हें भी समय कहीं ना कहीं से निकालना है। तुम ये आइडेंटिफाई करो कहां समय वेस्ट हो रहा है। बस में ट्रैवल करते वक्त नोट्स रिवाइज कर लो, बस में जाते हो तो स्कूल, या फिर अगर तुम फ्री पीरियड मिलता है, गेम्स पीरियड, उसमें गप्पे मार रहे हैं सारे बच्चे, तुम बैठ के तुम भी गप्पे मार रहे हो। तुम आईआईटी क्लियर करना चाहते हो, तुम्हारे पास अभी गप्पे मारने का समय नहीं है, बाकी क्लास टाइम बर्बाद करती है स्कूल में, तो करने दो, तुम अपना टाइम यूटिलाइज करो। यही स्मार्ट वर्क है, यही स्मार्ट वर्क है। मैंने बहुत बच्चों को देखा है, स्कूल गोइंग वालों को, स्कूल के अंदर भी देखा है। मैंने स्कूल के अंदर भी बेटा क्लासेस ली हैं, जब मेरा कैरियर स्टार्ट हुआ था, स्टार्ट करा था टीचिंग, तो बड़े बड़े स्कूलों में दिल्ली के इंटीग्रेटेड प्रोग्राम होता था, मैं वहां पे क्लासेस लेता था। तो मैं देखता था जो बच्चे अंडर 100 रैंक ला रहे हैं और डेली स्कूल आते हैं, उनका क्या माइंडसेट है, उनका क्या टाइम टेबल है, वो फ्री पीरियड में क्या करते हैं। और जो बच्चे कुछ नहीं करने वाले, जिनको ऐश करनी है लाइफ में बस पापा के पैसों पर, वो क्या कर रहे हैं फ्री पीरियड में। तो क्लियर डिफरेंस होता था। स्कूल में हर एक के बेटा फ्री पीरियड मिलता है। अगर आप उस फ्री पीरियड का इस्तेमाल कर रहे हैं और ये नहीं सोच रहे बाकी लोग मुझ पे हंसेंगे, हंसने दो, आज हंसेंगे कल तुम उन पे हंसना। ठीक है, तो आपको जो फ्री टाइम मिले उसे यूटिलाइज करिए, उसे यूटिलाइज करिए। स्कूल में होता है फ्री टाइम में, मुझे अच्छी तरह पता है, राइट।
चलो भाई आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो सभी लोगों ने प्रॉमिस कर दिया है, बहुत अच्छी बात है। अब हम आज का टॉपिक अपना स्टार्ट करते हैं भाई, ठीक है। चलिए, तो इस डिस्कशन के साथ टॉपिक को करेंगे स्टार्ट। डमी वालों पे तो बहुत समय है यार, डमी वालों पे तो समय ही समय है। मैं भी स्कूल नहीं जाता था 11 12 में, मुझे पता है कितना टाइम होता है। मुझे पता है बेटा कितना टाइम होता है, खूब टाइम ही टाइम होता है पूरे दिन में। अगर तुम बैठ के पढ़ोगे, तुम तो 200 क्वेश्चन पर वीक पहुंच सकते हो, 150 भी नहीं 200 पहुंच सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। आज के लेक्चर में तो हम लोकेशन ऑफ रूट्स को कंटिन्यू रखेंगे। लोकेशन ऑफ रूट्स के ऑल्दो 2 केसेस मैंने बता दिए थे, 6 केसेस हैं, 2 बता दिए थे, उनकी दोबारा रिवीजन कराऊंगा और फिर उनमें खूब सारे क्वेश्चन। तो आज का टॉपिक लोकेशन ऑफ रूट्स ही रहने वाला है। उससे पहले एक ये होमवर्क में ब्रेन टीजर दिया था मैंने आपको, क्या इसका आंसर आ गया है? जल्दी से बताएं, क्या इसका आंसर बेटा आपका आ गया है? हाँ, होमवर्क क्वेश्चन सर देख लो, होमवर्क क्वेश्चन ही तो है बेटा सामने। हाँ, तो मैंने इसमें आपको हिंट दी थी कि x प्लस 2024, x प्लस 2024 इंटू एक्स प्लस ए इक्वल टू -1 लिख लेना। और क्योंकि इंटीग्रल वैल्यू ऑफ ए, मतलब ए भी इंटीजर है, ए भी इंटीजर है और रूट्स भी इंटीजर है, क्योंकि इंटीग्रल रूट मतलब एक्स भी इंटीजर है। भाई रूट क्या है? एक्स, एक्स भी इंटीजर है, ए भी इंटीजर है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है। ध्यान से देखेंगे। अब अगर एक्स और ए दोनों देखो, जो अगर किसी ने ब्रैकेट खोल दिया और क्वाड्रेटिक बना दी तो बहुत गंदा हो जाएगा क्वेश्चन। डिस्क्रिमिनेंट परफेक्ट स्क्वायर करना चाहोगे, बहुत लंबा हो जाएगा। ये फैक्टर बना के दिए, उसका कुछ कारण है। भाई ये भी एक इंटीजर है, इसको I1 बोल देता हूं, क्योंकि एक्स इंटीजर है तो उसमें 2024 जोड़ोगे वो भी इंटीजर है। एक्स प्लस ए भी इंटीजर है, इसको I2 बोल दो। यानी I1 इंटू I2, ये ट्रिक से सॉल्व हो जाएगा। ये I1 I2 दो इंटीजर्स हैं जिनका प्रोडक्ट -1 है। अब आएगा मजा। ऐसी कौन सी इंटीजर्स हो सकती हैं जिनका प्रोडक्ट ही -1 आ जाए? सोच के देखो, सोच के देखो, ऐसी कौन सी इंटीजर हो सकती हैं जिनको मल्टीप्लाई करके -1 आ जाए? सर एक 5 ले लेता हूं और एक फिर -1/5 लेनी पड़ेगी। हाँ सर, क्योंकि इन दोनों का प्रोडक्ट तो -1 आ रहा है, बट दिक्कत सिर्फ इतनी सी है, ये तो इंटीजर है बट ये इंटीजर नहीं है। हमें तो दो ऐसी इंटीजर्स चाहिए जो प्रोडक्ट करके -1 आ जाए। सोच के देखो, मतलब ऐसी इंटीजर, रेसिप्रोकल तो है ही भाई, हमें 5 का यहां रेसिप्रोकल लेना माइनस लगा के, तभी तो -1 आएगा। तो ऐसी कौन सी इंटीजर है जिसका रेसिप्रोकल भी इंटीजर ही रह जाए? भाई 10 ले लूंगा तो 1/10 इंटीजर नहीं रह जाएगी, 5 ले लिया तो -1/5 आ गई, इंटीजर नहीं रह जाएगी, 7 ले लूंगा तो -1/7 इंटीजर नहीं रह जाएगी। तो कौन सी इंटीजर लूं? ऐसी कौन सी इंटीजर है जिसका रेसिप्रोकल भी इंटीजर है? 1 एंड -1, शाबाश, क्योंकि 1 का रेसिप्रोकल करता हूं तो भी तो -1, तो वो भी एक इंटीजर है। और अगर इसको -1 ले लूं तो इसे 1 ले सकता हूं। तो 1 एंड -1 आर द ओनली 2 इंटीजर्स जिनका रेसिप्रोकल भी इंटीजर होता है। बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट, बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट। मतलब सिर्फ और सिर्फ 1 और -1 हो सकती हैं। तो केस 1, I1 इज 1 एंड I2 इज -1, और केस 2 बना लूंगा उल्टा, I1 इज -1 एंड I2 इज 1। यही दो केसेस बेटा पॉसिबल हैं, यही दो केसेस पॉसिबल हैं। बस अब तो खेल खत्म हो गया। पहला I1 को 1, I1 इसको माना था, यानी कि x प्लस 2024 को 1, यानी यहां से x क्या आ गया? -2023 आ गया। और I2 यानी x प्लस ए को -1, x तो ये आया था, इसको यहां रख दो, तो -2023 प्लस ए इक्वल टू -1, तो ए आ गया 2023 -1 2022। तो फर्स्ट केस से ए की वैल्यू आ गई 2022, राइट। और सेकंड केस से अब I1 को -1 लेना है, यानी x प्लस 2024 को -1 लेना है, तो x आ गया -2025। और I2 को 1 लेना है, यानी x प्लस ए को 1 लेना है। x की जगह -2025 रख दिया, तो a बन गया 2026। ए क्या बन गया? 2026 बन गया बेटा। आया ना मजा? तो फाइनल आंसर आ गया, आइदर एज 2022 और एज 2026, और कुछ पॉसिबल ही नहीं है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअल सवाल है, इंपॉर्टेंट, राइट।
सेम क्वेश्चन बन सकता था या -1 की जगह 1 दे देते तो दोनों को 1 होना पड़ता या दोनों को ही -1 होना पड़ता, दैट वुड हैव बीन वन केस। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको थोड़ा सा रिकैप दे रहा हूं, लोकेशन ऑफ रूट्स का रिकैप दे रहा हूं। याद करिए 2 केसेस मैंने आपको करवा दिए थे, 2 केसेस मैंने आपको करवा दिए थे। जेई 2026, हाँ तभी तो दिया है तुम्हारे लिए डेटा, इसी तरह का बनाया मैंने कि आंसर आ जाए 2026 और तुम्हें याद रहे कि तुम्हारा टारगेट 2026 में अचीव होना है। ठीक है, क्वेश्चन इसीलिए मैंने चेंज कर दिया। हाँ सर एक और होमवर्क था, याद है मुझे, याद है, याद है मुझे, रुक जाओ, बट पहले एक बार रिकैप दे दूं। तो पहला केस क्या था, बोथ द रूट्स आर ग्रेटर देन के, तो एक के नंबर लिया था नंबर लाइन पे, मैंने बोला था पहला स्टेप है पॉसिबल ग्राफ्स बनाइए। पॉसिबल ग्राफ माउथ ओपनिंग अपवर्ड के ही बनाए थे, आज देखेंगे क्यों। और फिर इसकी कंडीशन लिखनी थी, पहली कंडीशन थी डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, दूसरी थी -b/2a ग्रेटर देन के क्योंकि वर्टेक्स के आगे था, और थर्ड कंडीशन थी एफ ऑफ के पॉजिटिव क्योंकि के पर ग्राफ ऊपर की तरफ है, ग्राफ ऊपर की तरफ है तो मतलब एफ ऑफ के पॉजिटिव। याद आ गया, ये 3 कंडीशंस थी, याद आ गया, याद आ गया। और केस टूथ क्या था, बोथ द रूट्स आर लेस देन के, मतलब अब के कम है दोनों रूट्स, तो के लेफ्ट में कट करेगा ग्राफ, और इसकी कंडीशंस भी याद होंगी आपको। इसकी कंडीशन क्या थी, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए, इस पे मैंने एक होमवर्क भी दिया था आपको, उस पर भी आएंगे, अभी उस पर भी आएंगे। इसकी कंडीशंस क्या थी भाई, इसकी कंडीशंस थी सर डिस्क्रिमिनेंट तो फिर से ग्रेटर देन इक्वल टू 0, -b/2a लेस देन के हो गया क्योंकि के लेफ्ट में है, -b/2a वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट के कम है, और थर्ड कंडीशन एफ ऑफ के, एफ ऑफ के अभी भी ऊपर की तरफ जाएगा, देखो ग्राफ अभी भी ऊपर की तरफ ही जाएगा, तो एफ के ग्रेटर देन 0 ही होगा, एफ के ग्रेटर देन 0 ही होगा। याद आ गया, ये सब कंडीशंस लर्न करनी है आपको, हर एक का लॉजिक दिया था मैंने क्यों हो रहा है ऐसा, फिर तीनों को सॉल्व किया था, इंटरसेक्शन लिया था, आई होप याद होगा आप लोगों को ये सब। इस पे मैंने अब एक सवाल ये होमवर्क दिया था आपको, ये क्वेश्चन होमवर्क दिया था, राइट, करेक्ट। इधर देखिए, इफ बोथ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर लेस देन 5, तो 5 से कम है दोनों रूट्स, के की जगह 5 वैल्यू दी है, मतलब ये के अलग है, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर देखो 1 ही है, माउथ ओपनिंग अपवर्ड काम चल जाएगा, तो एफ एक्स हो गया एक्स स्क्वायर -2kx प्लस के स्क्वायर प्लस के -5। तो कंडीशन नंबर 1 कहती है डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, बी स्क्वायर -4, ए है 1, सी है ये पूरा ग्रेटर देन 0, 4 से 4 काट दो, तो के स्क्वायर माइनस के प्लस 5 ग्रेटर देन 0, यानी कि 5 ग्रेटर देन के, यानी के लेस देन 5 आया है। पहला कंडीशन सॉल्व करके क्या आया है, के लेस देन 5, के लेस देन 5 आया है, करेक्ट। इधर देख लीजिए, अगला अगला -b/2a लेस देन के इस बार मैंने क्या लिया 5, के लिया है 5, इसको हटा के 5 लिख दो ना सीधे, 5 से कम, सो -b/2a लेस देन 5, यानी कि 2k/2 इंटू 1 लेस देन 5, तो k लेस देन 5/2 हो गया, k लेस देन 5 हो गया, एक्चुअली 2 कट गया, k लेस देन 5 हो गया। सेकेंड कंडीशन आ गई k लेस देन 5, हाँ डी ग्रेटर देन इक्वल टू है सर, हाँ डी ग्रेटर देन इक्वल टू है, लो भाई, ये लो भाई, अब सही है, सेकेंड कंडीशन हो गई है, सेकेंड कंडीशन हो गई है। अब आ जाते हैं थर्ड कंडीशन पर, थर्ड कंडीशन कहती है एफ ऑफ 5 पे ग्राफ ऊपर की तरफ आएगा तो f5 ग्रेटर देन 0, यानी x की जगह 5 डाल दो, तो के स्क्वायर -10 प्लस -9 और 25 -5 प्लस 20, तो k -5 k -4 ग्रेटर देन 0, k -5 k -4 ग्रेटर देन 0, यानी अब बस वेवी कर्व लगाना रह गया है,
पहला कह रहा है 5 से लेस देन इक्वल टू, दूसरा कह रहा है लेस देन 5, और तीसरा कह रहा है 4 5 प्लस माइनस प्लस, तो लेस देन ग्रेटर देन, प्लस वाला साइन शेड कर दिया, प्लस वाला एरिया शेड कर दिया, और ओपन डॉट्स रहेंगे क्योंकि सिर्फ ग्रेटर है। बस अब तो कॉमन एरिया आई थिंक ये वाला आ गया कॉमन। तीनों ग्राफ्स में जो कॉमन आ रहा है तीनों नंबर लाइन में -∞ to 4, ए ऑप्शन, -∞ to 4 कॉमन आ गया, राइट? सही है ना? यही करना है बेटा। लोकेशन ऑफ रूट्स में लोग बहुत हवा बना रखा है, डरते हैं। आपको डरना नहीं है, सिर्फ समझ के अगर करोगे तो बहुत आसान लगेगा, समझ के करोगे तो आसान लगेगा भाई। तो ये पहली कंडीशन थी, ये दूसरी कंडीशन थी, और ये आपकी तीसरी कंडीशन जो मैंने सॉल्व कर दी, और फिर मैंने तीनों का लेके इंटरसेक्शन ले डाला यहां पर। सर रॉन्ग ऑप्शन है क्यों भाई? अच्छा, -∞ to 4 होगा ना? चलो ठीक है, सही बोल रहे हो, यहां माइनस भी लगा होना चाहिए था, माइनस भी लगा होना चाहिए था। अब सही है, यू आर राइट, टाइपिंग में मिस्टेक हो गई है, यहां पे -∞ होना चाहिए, बिल्कुल ठीक बात है भाई, -∞ से 4। अब ठीक है, उतना तो चलता है यार, प्लस माइनस की गलती, हाँ टाइपिंग में वो मिस हो गया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं भाई। तो ये आपका रिवाइज हो गया है, उम्मीद है कि आप लोग समझ गए हैं। चलो अब एक थोड़ा सा देखो, मैंने तुम्हें क्या बोला, मैं चाहता तो तुम्हें सीधे कंडीशन रटवा देता, रट लो भाई। मैंने एक कंडीशन समझाई, कहां से आई कैसे आई, क्यों? क्योंकि जेई में या तो हो सकता है स्टैंडर्ड केस दे दें, जैसे ही क्वेश्चन में स्टैंडर्ड केस बन गया कि भाई सीधे सीधे बोथ द रूट लेस देन 5, बोथ द रूट लेस देन के वाला सेकंड केस सीधा सीधा बन गया। बट कभी कभी जेई का मन करेगा खिलवाड़ करने का, तो नया केस भी बना सकते हैं, राइट? हम तो 6 केस पढ़ रहे हैं स्टैंडर्ड, नया केस बना देंगे। फिर तुम सोचोगे अब यार ये तो मैंने रटा ही नहीं हुआ है, तो आउट ऑफ सिलेबस हो गया मेरे लिए। तो इसीलिए मैं आपको एक एक कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं, ताकि अगर जरा भी ट्विस्ट करा जाए क्वेश्चन तो आपको कोई नया केस बनाया जाए तो आप खुद से सोच पाए। जैसे एक एग्जांपल देता हूं, 2009 में जेई ने ऐसा ही थोड़ा सा खिलवाड़ किया। क्या खिलवाड़ किया सर? इधर देखिए, अभी बताता हूं। स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ के फॉर विच बोथ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर रियल, डिस्टिंक्ट एंड हैव वैल्यू एटलीस्ट 4। इसका क्या मतलब हुआ? इसका क्या मतलब हुआ? ध्यान से सुनिए भाई, ध्यान से सुनिए। आज बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है। अगर आज मस्ती मजाक में लग गए तो कुछ समझ नहीं आएगा, पहले ही बता रहा हूं। इसलिए आज बिल्कुल फोकस होके बेटा पढ़ना है, बिल्कुल 100% फोकस होके पढ़ना है, राइट? इधर देखिए, स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ के फॉर विच बोथ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर रियल, डिस्टिंक्ट, इस बार डिस्टिंक्ट है, और उनकी वैल्यू कम से कम 4 है। तो भाई ग्राफ इस बार ये तो बन ही जाएगा, एक ग्राफ ये तो बन ही जाएगा। इक्वल वाला ग्राफ तो बनेगा नहीं, अब ये वाला ग्राफ नहीं बनेगा भाई, क्योंकि अब इक्वल रूट्स तो हो ही नहीं सकते। यानी सिर्फ ग्रेटर देन 4 वाला ग्राफ बनेगा, सिर्फ ग्रेटर देन। एक ग्राफ तो ये बनेगा कि दोनों रूट 4 से बड़ी हैं, और एक ग्राफ बेटा ये भी तो बन जाएगा 4 से पास हो रही है, 4 से पास हो रही है। ग्रेटर देन सिर्फ ग्रेटर नहीं है, हैव वैल्यू एटलीस्ट 4 है, मतलब 4 भी इस बार रूट हो सकती है। अभी तक तो मैं तुम्हें कह रहा था ग्रेटर देन के होना चाहिए, दोनों रूट के से बड़ी हैं, ये नहीं है। इस बार उसने दे दिया हैव द वैल्यू एटलीस्ट 4, मतलब रूट 4 भी हो सकती है। समझ गए ना? समझ गए ना? तो अब दोनों ग्राफ्स को अगर मैं देखूं, पहली कंडीशन तो मेरी आ गई क्या? डी ग्रेटर देन 0 ओनली। फर्स्ट कंडीशन इज डी ग्रेटर देन 0 ओनली, करेक्ट? डी ग्रेटर देन 0 ओनली, यस। दूसरी कंडीशन भी दोनों की कॉमन है, -b/2a, -b/2a ग्रेटर देन के हो गया, के मतलब 4 हो गया। वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट 4 से बड़ा दोनों के लिए है। और थर्ड कंडीशन जो f ऑफ 4 होती थी, f ऑफ 4 बेटा इसमें पॉजिटिव होती थी, इसमें f4 0 है क्योंकि वहीं से पास कर रहा है। 4 रूट है, इसका मतलब f4 क्या है? 0 है, 0 ऑफ द पॉलिनोमियल है, राइट? यानी f4 जो अभी तक हम पॉजिटिव रखते थे, अब ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रख देंगे, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रख देंगे, बस बट बेटा इतना सा ही फर्क आएगा, इतना सा ही फर्क आएगा इस पर्टिकुलर केस के अंदर, ठीक है? तो अब आप इसको सॉल्व कर लेंगे, इन तीनों को सॉल्व करना। अब मैं पूरा नहीं कर रहा, और इंटरसेक्शन ले लेना, आंसर आ जाएगा, ठीक है? जेईई एडवांस का क्वेश्चन है 2009 का। आई होप अब आप कर लेंगे, आई होप अब आप कर लेंगे। बस यही करना है, f4 को ग्रेटर देन 0 रखते थे, अभी तक हम क्या करते थे? सिर्फ ग्रेटर देन 0 रखते थे। अब हम यहां पे ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रख देंगे, क्योंकि f4 इस बार 0 भी हो सकता है, क्योंकि f4 0 क्यों हो सकता है? क्योंकि 4 भी रूट हो गई, 4 रूट हो गई तो f4 एग्जैक्टली
0 बन जाएगा, F4 एग्जैक्टली 0 बन जाएगा बेटा। तो कर लेना इसे, आई थिंक डीपीपी में मैंने डाल दिया आज ये क्वेश्चन, वहां पे आप आंसर चेक कर लेंगे। अगला, अब आ जाते हैं थर्ड केस में, केस नंबर 3। अब जरा सब लोग फोकस करें, जैसा कि मैं कह रहा था ना, अगर आज फोकस नहीं करोगे समझ नहीं आएगा। बहुत बहुत कॉन्सेप्चुअल लेक्चर है आज का, लोकेशन ऑफ रूट्स। बहुत बढ़िया बढ़िया छोटे छोटे कॉन्सेप्ट बताऊंगा तुम्हारे को, जो किताबों में नहीं लिखे हुए, राइट, जो कि बस तुम अगर किताब से पढ़ोगे या कहीं से पढ़ोगे तुम्हें लगेगा यार ये कैसे कर दिया, ये क्यों नहीं लिखा, वो क्यों नहीं करा। तो सारे कॉन्सेप्ट हम इन डेप्थ पढ़ेंगे। लोकेशन ऑफ रूट्स का थर्ड केस, बोथ द रूट्स लाई ऑन आइदर साइड ऑफ अ फिक्स्ड नंबर डी। ठीक है, इसको बोलने के अलग अलग तरीके हैं। एक तरीका बोलने का यह है, बोथ द रूट्स लाई ऑन आइदर साइड ऑफ अ नंबर डी। तो एक नंबर डी दे दिया, क्या मतलब है इसका, एक नंबर डी दे दिया और रूट्स इसके अगल बगल में है, आइदर साइड ऑफ डी, मतलब एक लेफ्ट में है एक राइट में है, या ऐसे भी बोल सकते हैं ऑल्टरनेटिवली, वन रूट इज ग्रेटर देन डी, अदर इज लेस देन डी। एक रूट इधर है एक रूट इधर है, वही मतलब है, मतलब सेम है सबका। और ये भी बोल सकते हैं डी लाइज बिटवीन द रूट्स, कुछ भी बोल लें, तीनों लैंग्वेज सेम है, तीनों लैंग्वेज सेम है, मैंने तुम्हारे लिए तीनों लिख दी है, राइट। डी लाइज बिटवीन द रूट्स मतलब रूट्स आजू बाजू में है, डी नंबर, डी नंबर क्या कुछ भी दिया होगा, 5 है 7 है जो मर्जी, ठीक है, समझ गए। चलिए तो अब ग्राफ बनाएंगे, ग्राफ बनाएंगे, माउथ ओपनिंग अपवर्ड का ही अभी बनाएंगे, ठीक है। सर माउथ ओपनिंग डाउनवर्ड क्यों नहीं बना रहे हो, अभी बना लेंगे, टेंशन क्या है, थर्ड केस के बाद बता दूंगा तुम्हें। चलो माउथ ओपनिंग अपवर्ड ही क्यों बना रहा हूं, तो ये मैंने बना दिया, ऐसा ग्राफ होगा। क्या और कोई ग्राफ पॉसिबल है, देखो 3 स्टेप बताए थे, पहले ग्राफ बनाओ, फिर कंडीशन लिखो, नेसेसरी एंड सफिशिएंट, फिर उन्हें सॉल्व करो। बस ये 3 केस, 3 चीजें तुम्हें हर लोकेशन ऑफ रूट्स के सवाल में करना है, ठीक है। सर मैक्सिमा वाला नहीं, वो मैं ले ही नहीं रहा ना, मैं तो माउथ ओपनिंग अपवर्ड ही ले रहा हूं, मैं माउथ ओपनिंग अपवर्ड ही ले रहा हूं अभी के लिए पहले, वरना खिचड़ी मच जाएगी, डाउनवर्ड भी ले लूंगा तो कंफ्यूज हो जाओगे, लास्ट में समझा दूंगा वो। अपवर्ड के लिए और तो कोई नहीं है, अपवर्ड के लिए और तो कोई ग्राफ नहीं हो सकता, सोच लो, और तो कोई ग्राफ नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता सर, बस ये ही रहेगा, बस ये बेचारा इधर से उधर डांस कर सकता है, और कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि एक रूट डी से कम दूसरी डी से बड़ी चाहिए, इसके अलावा कुछ भी नहीं हो सकता, एक ही पॉसिबल ग्राफ है। अब आएगा मजा, जरा ध्यान से सुन लेना, इसकी कंडीशन क्या है, ग्राफ तो एक ही बनेगा सर, अब आती है बारी कंडीशंस, नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशंस लिखेंगे। क्या है कंडीशन, तुम बताओगे मुझे, वही 3 चीजें देखनी है, वही 3 चीजें देखनी है, कौन सी, डिस्क्रिमिनेंट -b/2 है, एफ ऑफ के की जगह डी है यहां, एफ ऑफ डी। जल्दी सोचिए, पहला तो डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0, सब लोग अग्री कर रहे हैं, डी ग्रेटर देन 0, क्योंकि सर दोनों डिस्टिंक्ट रूट्स हैं, बिल्कुल डी ग्रेटर देन 0 का ग्राफ है। वर्टेक्स पर -b/2 के बारे में कुछ कह सकते हैं क्या, -b/2 तो भैया डांस करेगा, -b/2 अभी देखो यहां इस ग्राफ में डी से कम दिख रहा है, इधर ले जाओ तो वही डी के आगे हो जाएगा, एग्जैक्ट बीच में ले आओ तो डी पर भी आ जाएगा, तो -b/2 तो डांस कर सकता है भाई, कहीं मर्जी जाए वो, हमें उससे क्या लेना देना। वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट तो कहीं मर्जी जा सकता है, इस बार उस पर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, सोच के देख लो, -b/2 के ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, क्योंकि मुझे दिख रहा है वर्टेक्स डी के लेफ्ट में भी हो सकता है, डी के राइट में भी, मैंने तुम्हें अभी बना के दिखा दिया था, देखो ये रहा डी के राइट में, और एग्जैक्ट डी के नीचे भी हो सकता है, पूरा ही डी पे आ जाए, तो कहीं पर मर्जी वर्टेक्स हो सकता है, इसलिए वर्टेक्स पे कोई कंडीशन नहीं है, ठीक है। -b/2 पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, इसलिए -b/2 तो नहीं आएगा। अगली बात, एफ ऑफ डी, ये जो भी पॉइंट है इस पे फंक्शन की वैल्यू मतलब ग्राफ की वैल्यू, क्योंकि नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, तो एफ डी क्या होगा, एफ डी नेगेटिव होगा, क्योंकि एफ डी की वैल्यू इस बार नीचे आ रही है भाई, एफ डी का मतलब होता है ग्राफ की वैल्यू उस पॉइंट पर, एफ डी लेस देन 0। अब जरा ध्यान से सुन लेना, ये 2 कंडीशन है, अब तुम कहोगे हाँ सर 2 हैं, बहुत किताबों में ये 2 लिख के दे दी हैं और 2 सॉल्व करवाते हैं बच्चों से, मैं कह रहा हूं ध्यान से सुन लेना भाई, इसकी कोई जरूरत ही नहीं है, सिर्फ इतना लिखना सफिशिएंट है, ध्यान से सुन लेना भाई। सर ये क्या बात कर दी आपने अजीबोगरीब सी, आपने इसको क्यों काट दिया सर, मैं कह रहा हूं तुम कर लो, दोनों को कर लो, फालतू में दोनों को सॉल्व करोगे, हमेशा जो इंटरसेक्शन मिलेगा वो यहीं से मिल जाएगा, जो इसका आंसर होगा वही इंटरसेक्शन मिलेगा हर बार ऐसे क्वेश्चंस में, ठीक है, ये ट्रिक है, तुम्हें डी सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, फालतू में टाइम वेस्ट करोगे, मैं बोल रहा हूं सिर्फ एफ डी नेगेटिव सफिशिएंट कंडीशन है इस केस की।
सर नोट्स खराब कर दिए, हाँ कोई नहीं बेटा, तू नोट्स खराब कर ले या फिर टाइम खराब कर लियो एग्जाम में दोनों में से एक ही चीज तो करेगा। मेरे हिसाब से नोट्स खराब कर लेना ज्यादा बेटर है, ठीक है। आओ सर, अभी बता रहा हूं, अभी बता रहा हूं, मैं बोल रहा हूं कि जब भी ये केस आए तो तुम्हें डीवी चक्कर में मत पड़ना, बस एफडी नेगेटिव करके सवाल सॉल्व करके आगे बढ़ जाना, जो आएगा आंसर यहीं से आ जाएगा। वाई सर, उसी का तो आंसर दूंगा, उसी का तो आंसर दूंगा। वाओ वेरी डेंजरस सर, अब बेटा पंगे मुझसे लोगे तो ऐसे ही जवाब मिलेंगे, सोच लो हाँ, नोट्स खराब कर दिए। हम वो टीचर नहीं है जो हमें तुम बोलोगे कुछ और हम गुस्सा हो जाएंगे, हम बेटा उल्टा तुम्हें कूट देंगे, ये ध्यान रख लेना। हाँ, हीरो बनोगे हमारे सामने तो बेटा सोच लो क्या होगा तुम्हारा, ज्यादा हीरोपंती नहीं हमारे सामने। सर ऐसा क्यों, समझा रहे हैं दोस्त, समझा रहे हैं, इधर देखिए। चलिए बहुत प्यारी बात समझा रहा हूं अब मैं तुम्हें, तो मैं तुम्हें बोल रहा हूं, क्या बोल रहा हूं देखो, अगले पेज पे समझाता हूं। मैं तुम्हें बस इतनी सी बात बोल रहा हूं कि जब भी तुम एफडी नेगेटिव रखो, माउथ ओपनिंग अपवर्ड में, देखो ये मैंने तुम्हें तब नहीं बोला जब एफडी पॉजिटिव था, याद करो, जब इस वाले केसेस में एफ के पॉजिटिव आ रहा था, एफ के पॉजिटिव, तब नहीं बोला मैंने। इस वाले केस में मैंने बोला, इस वाले केस में मैंने बोला कि भाई अगर नेगेटिव रख रहे हो ना कभी भी किसी में भी, अगर माउथ, ध्यान से सुनना क्या बोला, अगर माउथ ओपनिंग अपवर्ड ग्राफ बनाया है और एफडी तुमने नेगेटिव रखा है तो तुम्हें डिस्क्रिमिनेंट सॉल्व करने की कभी जरूरत नहीं होती है। क्या बोला है मैंने, वो अगले पेज पे तुम्हारे लिए मैंने ऑलरेडी नोट बना दिया है, एक्सप्लेन कर रहा हूं अभी। फॉर माउथ ओपनिंग अपवर्ड ग्राफ, फॉर माउथ ओपनिंग अपवर्ड मतलब ए पॉजिटिव के ग्राफ में, वेन एवर वी सॉल्व एफ के नेगेटिव, एफ के बोल दो एफ डी बोल दो कोई फर्क नहीं पड़ता, जब भी एफ के को नेगेटिव रख रहे हो, लेस देन 0 रख रहे हो, किसी भी केस में कहीं पर भी बने, तो आपको डिस्क्रिमिनेंट को सॉल्व करने की नो नीड टू सॉल्व डी ग्रेटर देन 0। सुन लो अब क्यों, जिन्होंने, कुछ लोग खुद से समझ चुके हैं, वेरी नाइस। देखो माउथ ओपनिंग अपवर्ड के 3 ग्राफ होते हैं, मैं कह रहा हूं माउथ ओपनिंग अपवर्ड के ग्राफ है, इधर देखो ये 3 ग्राफ होते हैं, ये 3 ग्राफ होते हैं, ठीक है जी। इसको हम 1 नंबर बोलते हैं, इसको 2 नंबर, इसको 3 नंबर, ऐसे ही तो बोलते आए अभी तक हम। माउथ ओपनिंग अपवर्ड के 3 ग्राफ्स होते हैं, जरा बताना बेटा इसमें किसमें एफ के नेगेटिव हो रहा है, एफ के नेगेटिव किस वाले में हो रहा है बेटा, सोच के देख ले भाई। अगर के यहां पे नेगेटिव हो रहा है ना ग्राफ, इस रीजन में, इस रीजन में एक नेगेटिव हो रहा है, इसमें तो कभी नेगेटिव होता ही नहीं, ऑलवेज पॉजिटिव होता है, याद करो। और ये वाला, ये वाला, ये वाला जो है टच करने वाला, ये वाला ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, यानी ये दोनों भाई में तो कभी एफ के नेगेटिव हो ही नहीं सकता। यानी अगर तुमने एफ के नेगेटिव रख दिया है, एफ के नेगेटिव रख दिया है, इसका मतलब एक ही ग्राफ बचता है भाई, ये दोनों भाई तो पहले ही उड़ गए, ये दोनों भाई तो पहले ही उड़ गए एफ के नेगेटिव, क्योंकि एफ के नेगेटिव सिर्फ इसमें हो रहा है, यहां पे सिर्फ यहां पे नेगेटिव हो रहा है, ग्राफ नीचे जा रहा है क्योंकि एक्स एक्सिस के, समझ गए, समझ गए, समझ गए दोस्त। फर्स्ट ग्राफ में ही सिर्फ एफ के नेगेटिव हो पाएगा, यानी अगर तुमने एफ के नेगेटिव रख दिया है, ये दोनों भाई तो ऑटोमेटिकली रिजेक्ट हो चुके हैं, सिर्फ ये बचा है, इसलिए तुम्हें D0 रखने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि एफ के नेगेटिव रखते ही, एफ के नेगेटिव रखते ही तुम क्या कर चुके हो, तुम उसको ऑलरेडी D ग्रेटर देन 0 कर ही चुके होगे। सिमिलरली इसका उल्टा भी ट्रू है, इसका उल्टा क्या ट्रू है, फॉर माउथ ओपनिंग डाउनवर्ड ग्राफ, अभी आगे बनाऊंगा, फॉर माउथ ओपनिंग डाउनवर्ड ग्राफ, फॉर माउथ ओपनिंग डाउनवर्ड ग्राफ, whenever we solve एफ के पॉजिटिव, उसमें जब भी एफ के पॉजिटिव रखूंगा, नो नीड टू सॉल्व डी ग्रेटर देन 0। उसमें मुझे, इसमें जब एफ के नेगेटिव रखा तब सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, उसमें जब भी एफ के पॉजिटिव रखूंगा तो सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। सोच के देख लो, इसके 3 ग्राफ बना लो भाई, माउथ ओपनिंग डाउनवर्ड के यही 3 होते हैं। इसमें किसमें एफ के पॉजिटिव हो रहा है, एफ के पॉजिटिव तो सर बस इस रीजन में हो रहा है, एफ के पॉजिटिव तो बस यहां हो रहा है, यानी ऑटोमेटिकली जैसे ही एफ के पॉजिटिव कर दिया, जैसे ही एफ के पॉजिटिव कर दिया तो तुम्हारा यही ग्राफ बचा है, ये दोनों तो वैसे ही रिजेक्ट हो गए, ये दोनों तो ऑलवेज रिजेक्ट हो गए। समझ गए सर, समझ गई मैं, बहुत अच्छी बात है बेटा।
ठीक है, अब तो ध्यान रखना इस चीज का, जब भी मेरे पास कंडीशन बनेगी एफ के नेगेटिव मैं डिस्क्रिमिनेंट काट दूंगा, इधर वाले में जब भी एफ के पॉजिटिव बनेगी मैं डिस्क्रिमिनेंट काट दूंगा, राइट। एक कह रहा है सर माउथ ओपन ही नहीं हुआ तो बेटा वही हाल हो जाएगा जो तेरा हो रहा है ठीक है ना। हाँ, माउथ ओपन ही नहीं हो पाएगा बेटा एग्जाम वाले दिन, माउथ ओपन ही नहीं हुआ तो, पैराबोला है तो माउथ तो ओपन होगा ही, मुंह सिल देगा क्या उसका, सर्कल बना देगा क्या उसे। एक कह रहा है कि सर आप बहुत बच्चों वाली रोस्टिंग करते हो सर, तो बेटा और क्या करूं, बच्चे हो तो बच्चों वाली रोस्टिंग ही करूंगा, और क्या गालियां दूं तुम्हें, ये बताओ ये बताइए। हाँ, पैराबोला का तो माउथ खुलेगा ही। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, सवाल पर आएंगे। तो मैंने क्या बोला, जब भी तुम्हें इस प्रकार की चीज मिल जाए तो तुम समझ जाना, बस ये केस बहुत प्यारा है, ऑब्जेक्टिव का फेवरेट केस है, क्यों, क्योंकि बहुत छोटा है, सॉल्व करने में बस एक कंडीशन सॉल्व करनी है, आंसर आ जाएगा। इधर देखिए एक एग्जाम्पल दिखाता हूं आपको, एक एग्जाम्पल दिखाता हूं, चलिए इधर देखिए। फाइंड द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ ए फॉर विच जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल है, जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मतलब इसकी इक्वेशन की रूट्स, तो ए स्क्वायर प्लस ए प्लस वन इंटू एक्स स्क्वायर प्लस ए माइनस वन इंटू एक्स प्लस ए स्क्वायर बराबर जीरो आर लोकेटेड ऑन आइदर साइड ऑफ थ्री, थ्री के आजू बाजू में रूट्स लोकेटेड हैं, थ्री के आजू बाजू में रूट्स लोकेटेड हैं। अब ध्यान से सुन लो भाई, ध्यान से सुन लो, केयरफुल, कॉन्सेंट्रेट करें। तो पहले तो सर इसमें ये बताइए, ग्राफ क्या माउथ ओपनिंग अपवर्ड बना सकता हूं, क्या माउथ ओपनिंग अपवर्ड का फंडा काम कर जाएगा सर, यहां पर तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर बहुत डेंजरस है, तो जल्दी बताइए क्या माउथ ओपनिंग अपवर्ड से मेरा सिर्फ काम चल जाएगा या मुझे डाउनवर्ड भी बनाना पड़ेगा, जल्दी बताओ। ए ऑप्शन ओनली अपवर्ड बनाओ सर, ओनली अपवर्ड वाला ही बनाइए, या फिर बी ऑप्शन बोथ बनाइए सर, डाउनवर्ड भी, अप प्लस डाउन दोनों बनाइए सर, अपवर्ड ओपनिंग वाला भी बनाइए और डाउनवर्ड ओपनिंग भी बनाइए, क्योंकि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर बहुत डेंजरस है सर। बताइए बताइए, देखते हैं कौन क्या कहता है, सोचते हैं जरा, थोड़ा सा लेवल टू का दिमाग लगेगा बेटा, हाँ लेवल टू, लेवल वन की सोच मत रखना। जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, तुम्हें लग रहा है कि सर वो तो कुछ भी हो सकता है पॉजिटिव नेगेटिव, बट मुझे कुछ और ही लग रहा है, मुझे दिख रहा है ए स्क्वायर प्लस ए प्लस वन अपने आप में एक क्वाड्रेटिक है, इसको जरा कोने में खोपचे में ले जाओ, ए स्क्वायर प्लस ए प्लस वन, और इस क्वाड्रेटिक के बारे में सोचो जरा, इस क्वाड्रेटिक के बारे में सोचो जरा, सोचो जरा इस क्वाड्रेटिक के बारे में। कुछ लोग चिल्ला रहे हैं रॉन्ग पोल, क्यों भाई क्या रॉन्ग पोल है, ए और बी में से टिक कर दे कोई भी यार, गजब आदमी है। मैं बोल रहा हूं आंसर ए है, ओनली, ओनली आपको ओनली अपवर्ड वाला ही बनाना है, ओनली अपवर्ड ही बनाना पड़ेगा, ओनली अपवर्ड ही बनाना पड़ेगा। ओमेगा सर, अबे तुम फिर आयोटा पे पहुंच गए, तुम एक ओमेगा क्या सिखा दिया, तुम हर जगह ओमेगा घुसाते रहते हो, कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं घुसेंगे, ये सब रियल नंबर लाइन पे बातें चल रही हैं, इसकी रूट्स नहीं पूछी गई हैं। ए स्क्वायर प्लस ए प्लस वन को अगर तुम देखो, इसका डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आ जाएगा, तभी तो ओमेगा आती है, रूट नेगेटिव है, और इसका जो ए है कोफिशिएंट ऑफ ए स्क्वायर, कैपिटल ए बोल देता हूं, वो वन है, पॉजिटिव है, वो कैपिटल ए बोल दिया मैंने, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर वाली टर्म पॉजिटिव है, यानी ए पॉजिटिव डी नेगेटिव, यानी अगर मैं इसका ए वर्सेस टी का ग्राफ देखूं तो ये ऑलवेज पॉजिटिव है, क्योंकि इसका डी नेगेटिव ए पॉजिटिव है, यानी ए स्क्वायर प्लस ए प्लस वन ऑलवेज पॉजिटिव है, ऑलवेज पॉजिटिव है, समझ गए। यानी ये चीज देखने में वेरिएबल लग रही है, बट क्वाड्रेटिक का कॉन्सेप्ट लगाऊं सो ऑलवेज पॉजिटिव ही बन गई, ऑलवेज पॉजिटिव बन गई। एक तरीका तो ये हो गया कि भाई तुमने इसको भाई को अलग से क्वाड्रेटिक मान के उसका ग्राफ बना दिया, जिनको इतनी भैया हाईफाई मैथ्स डर लगता है वो होल स्क्वायर बना लो, ए स्क्वायर प्लस ए प्लस वन का होल स्क्वायर बनाता हूं, और अब इसकी रेंज देखोगे तो
3/4 से इंफिनिटी, यानी फिर से पॉजिटिव हो गई 3/4 से इंफिनिटी, मतलब जो मर्जी ये डालो ये रेंज तो पॉजिटिव ही देगी, मतलब ये चीज हमेशा पॉजिटिव। जैसे मर्जी बोल लो यार, जैसे मर्जी बोल लो, ये ग्राफ से बोल दिया, ये होल स्क्वायर बना के बोल दिया, तो ऑलवेज पॉजिटिव है। ये क्या है? ऑलवेज पॉजिटिव। इसलिए आपको अभी भी आप बच गए, अपवर्ड वाला ही ग्राफ बना के काम चल जाएगा, क्योंकि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है? ऑलवेज पॉजिटिव है। क्या इतनी बात समझ गए हो? क्या इतनी बात समझ गए हो? क्या इतनी बात समझ गए हैं? आगे बढ़ जाएं फिर। अपवर्ड का तो अभी बनाया था सर, इसकी सफिशिएंट कंडीशन आपने बोली थी, इस वाले केस की सफिशिएंट कंडीशन बोली थी कि f3 लेस देन 0, f3 लेस देन 0 इज सफिशिएंट। डिस्क्रिमिनेंट तो करना नहीं होता इसमें, f3 लेस देन 0 सफिशिएंट कंडीशन होती है। करेक्ट? तो बस fx तो ये था पूरा, fx तो ये था, ये fx था, तो f3 का मतलब x को 3 डाल दीजिए, x को बेटा 3 डाल दीजिए, सो a स्क्वायर प्लस a प्लस 1 इंटू 9 एक्स स्क्वायर हो गया, प्लस a माइनस 1 इंटू 3 प्लस a स्क्वायर इज लेस देन 0। और अब अगर जो थोड़ा सिंप्लीफाई करें, तो a स्क्वायर और 9a स्क्वायर हो गया 10a स्क्वायर प्लस 12a प्लस 6 लेस देन 0, 2 कॉमन लेके काट दो, 5a स्क्वायर प्लस 6a प्लस 3 लेस देन 0 आ गया भाई। ये आ गई क्वाड्रेटिक। रुक जाओ रुक जाओ, हाँ अब ये क्वाड्रेटिक आ गई, जिसका फर्दर वेवी कर्व, वैसे तो वेवी कर्व लगाना चाहिए ऐसे में, बट कैसे लगाओगे? डी ही नेगेटिव हो रहा है, इसका डिस्क्रिमिनेंट निकाल लो, 36 माइनस 4 5 3, तो डिस्क्रिमिनेंट ही नेगेटिव आ रहा है, तो भैया वेवी कर्व तो लगता नहीं है जब डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आता है। याद करो, बेसिक मैथ में बताया था, जब डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव होता है तो सर वेवी कर्व नहीं लगता है, सीधे ग्राफ बनता है डी नेगेटिव ए पॉजिटिव। यानी इस भाई का फिर से ग्राफ अगर सोचा जाए, ए पॉजिटिव डी नेगेटिव, तो ऑलवेज पॉजिटिव होता है। ऑलवेज पॉजिटिव का ग्राफ मतलब इसका ग्राफ ऐसा होगा, ए पॉजिटिव डी नेगेटिव का, ए पॉजिटिव डी नेगेटिव का ग्राफ ऐसा होगा। बट तुम चाहते हो ये नेगेटिव हो जाए भाई, कोई ऑलवेज पॉजिटिव चीज लिखी है और तुम उसके पीछे पड़े हुए हो कि नेगेटिव बन जाओ भाई, तो कैसे बन जाएगा वो नेगेटिव? ये हमने पता कर लिया इसका ग्राफ बना के कि ऑलवेज पॉजिटिव है, ऑलवेज पॉजिटिव है। तुमने कहा कि नेगेटिव हो जाए, तो भाई हो ही नहीं सकता, यानी कि इसका नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, यानी ए बिलोंग्स टू फाई, नल सेट, नॉट पॉसिबल, राइट? बढ़िया क्वेश्चन, फाइनली आंसर नल सेट आया, बट कॉन्सेप्ट कितने सारे लग गए देखो। क्वाड्रेटिक के इस कोफिशिएंट में पहले क्वाड्रेटिक लग गई, उसके बाद f3 नेगेटिव बन के कंडीशन जो सॉल्व करके आई उसमें फर्दर क्वाड्रेटिक का ग्राफ लग गया, नेवर ट्रू हो गया, ए पॉजिटिव डी नेगेटिव नेवर ट्रू हो गया, नेगेटिव चाहते हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो तुम्हें बस ये पता लगाना है, ए पॉजिटिव है तो अच्छी बात है, माउथ ओपनिंग अपवर्ड का काम चल जाएगा। इसमें भी ए पॉजिटिव था। अब बहुत देर से तुम लोग परेशान हो रहे होगे कि भैया ए पॉजिटिव हुए जा रहा है, ए नेगेटिव हो गया तो क्या होगा? अभी देखते हैं, अभी देखते हैं। तो ए नेगेटिव हो गया ना, तो तुम दो चीजें कर सकते हो, या फिर ए का बारे में पता ही नहीं है, मान लो यहां तो पता लग गया, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर के बारे में पता लग गया, यहां तो मान लो नहीं पता लगता, फिर क्या करोगे? तो उसकी दो चीजें होती हैं। देखो, पहला तरीका बता देता हूं, पहला तरीका तो यह है कि उस चीज से डिवाइड ही कर लो। क्या करो? उस चीज से डिवाइड ही कर लो, क्योंकि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट फिर 1 बन जाएगा भाई। अगर इस पूरी चीज से डिवाइड कर लेता मैं, मान लो ये वेरिएबल आ जाता, अभी तो पता लग गया पॉजिटिव है, मान लो नहीं पता लग पाता तो इससे डिवाइड कर देता, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 बन जाता। एक तरीका ये है। तो चलो पहले इस तरीके को यूटिलाइज करना सीखते हैं, ठीक है? फिर दूसरा बताऊंगा। सर सी पॉजिटिव था, होने दे, सी पॉजिटिव था तो हमें क्या लेना देना, सी से क्या लेना देना भाई, सी ए स्क्वायर था मान लिया, होने दो सी को पॉजिटिव, क्या करूं? हमें कहीं सी का काम है ही नहीं, हमारी कंडीशन में तो f3 आया था बस, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर आया था बस। चलिए, तो मैं अब एक बहुत बढ़िया ऑब्जेक्टिव के लिए आपको ट्रिक बता रहा हूं। क्या ट्रिक बता रहा हूं? ऑब्जेक्टिव के लिए मैं ये ट्रिक बता रहा हूं, नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस टू हैव रूट्स ऑफ ऑपोजिट साइन इज cy लेस देन 0।
ध्यान से सुन लेना, कई लोग इसे बहुत हल्के में लेके ऊपर से उड़ा देते हैं, बहुत ऑब्वियस समझ के। इतना ऑब्वियस नहीं है, ध्यान से सुनेंगे क्या बोल रहा हूं। ध्यान से सुन लो भाई, सुन लो सुन लो। नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन, अगर एक क्वाड्रेटिक की रूट्स ऑपोजिट साइन की हैं, ऑपोजिट साइन मतलब एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, एक आ गया 5 एक आ गया -7, रूट्स ऑपोजिट साइन हो गया, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो मैं बोल रहा हूं कि उसके लिए सी बाय ए लेस देन 0 होगा। सर ये तो बहुत ऑब्वियस है, सी बाय ए तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स है, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स है, और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स तो नेगेटिव ही होगा सर। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है सर। ये तो बहुत ज्यादा कॉमन सेंस है ना, लिख रहे हैं हमारे भाई चैट पे। सर सी पॉजिटिव है तो ग्राफ गलत था। अरे बेटा, बेटा जी क्यों गलत था, लो वाई एक्सिस कहाँ है, यहाँ है, लो सी पॉजिटिव हो गया। अब बोलो, वाई एक्सिस पे सी पे कट करता है ना यार, वाई एक्सिस पे सी पे कट करता है, मैंने पॉजिटिव साइड वाई एक्सिस बना ली, काहे गलत है, बिल्कुल सही ग्राफ है। ऐसी टेंशन ले रहे हो, वापस आ जाओ। यस सर कॉमन सेंस, बेटा कॉमन सेंस नहीं है ये। तुम कह रहे हो कि सर ये कंडीशन होगी, मैं भी बोल रहा हूं होगी, बट मैं कह रहा हूं ये सफिशिएंट कंडीशन होगी। सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड यहां पे पूरे इसमें ये है, सफिशिएंट है ये, समझे बेटा। तुम कह रहे हो कि वो नेसेसरी है, मैं कह रहा हूं वो सफिशिएंट है, समझो फर्क समझो। तुम कह रहे हो कि भैया प्रोडक्ट ऑफ द रूट तो नेगेटिव ही आएगा क्योंकि दोनों रूट्स ऑपोजिट साइन के हैं। मैं कह रहा हूं इसके अलावा किसी चीज की जरूरत ही नहीं है, और कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। हाँ सुन लो जरा क्यों, तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स लेस देन 0 रखने का सफिशिएंट कंडीशन है, ठीक है। अब अगर मैं तुमसे मान लो इसी को नया नोट बना दूं, इसी को एक नया नोट बना दूं कि भाई नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक टू हैव रूट्स ऑफ सेम साइन, सेम साइन, रूट्स बोथ द रूट्स पॉजिटिव बोल देता हूं, चलो बोथ द रूट्स पॉजिटिव, बोथ द रूट्स पॉजिटिव बोल देता हूं। ध्यान से सुनना भाई, जरा समझना पड़ेगा। इज, तो तुम बोलोगे कि सर इसमें क्या है, दोनों रूट्स पॉजिटिव है ना, दोनों रूट्स पॉजिटिव है ना सर, तो दोनों रूट्स को अगर पॉजिटिव बनाना चाहते हो, कहां गया हमारा पॉजिटिव, हमारा पॉजिटिव ही गायब हो गया भाई। बोथ द रूट्स इज हैव रूट्स पॉजिटिव, अगर दोनों पॉजिटिव हैं तो तुम बोलोगे कि सर प्रोडक्ट ऑफ द रूट पॉजिटिव हो जाना चाहिए, बट मैं बोलूंगा वो सफिशिएंट नहीं है। खेल समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं। इसके अलावा भी कंडीशन आएंगी इसमें, बट पिछले वाले केस में और कोई कंडीशन नहीं आएगी। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स लेस देन 0 रखना सफिशिएंट होगा, समझ लो। नहीं समझ पा रहे शायद तुम अभी कि भाई बोथ द रूट्स सेम साइन कह लो या पॉजिटिव कह लो, तो तुम कहोगे सर सी बाय पॉजिटिव हो गई, बट ये नेसेसरी है, नॉट सफिशिएंट। बट पिछले केस में मैं कह रहा हूं कि ये वाली कंडीशन ही सफिशिएंट है, तुम्हें और कुछ नहीं करना। क्वेश्चन आए बोथ द रूट्स ऑपोजिट इन साइन, बस तुम्हें सी बाय लेस देन 0 करके सवाल को सॉल्व कर देना है। सुन लो जरा, तो अब क्यों है, पहली बात तो ये सर इसमें कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ए है, तो ए से डिवाइड कर दो, अभी बताया था ए से डिवाइड कर देंगे तो हमारी क्वाड्रेटिक ऐसी बन जाएगी। क्यों किया मैंने, ताकि हमारा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, हमारा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव बन जाए। इसको एफ एक्स मान लेता हूं, ठीक है। अब ध्यान से सुनना भाई, ध्यान से सुनना, लॉजिक बता रहा हूं, ध्यान से सुन लो। मैं बोल रहा हूं दो बोथ द रूट्स आर ऑपोजिट इन साइन, मतलब 0 बीच में लाए करेगा। अब ग्राफ ऐसा बन जाएगा क्योंकि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट तो पॉजिटिव बना लिया है, राइट। यानी एक रूट नेगेटिव एक रूट पॉजिटिव, मतलब 0 लाइज बिटवीन द रूट्स। मतलब क्या हो गया, 0 लाइज बिटवीन द रूट, मतलब केस 3 बन गया। केस 3 क्या कहता है, डी लाइज बिटवीन द रूट्स। याद करो केस 3 क्या कहता है भाई, कि डी बीच में लाए करता है। इस बार डी 0 ही तो हो गया है, डी की वैल्यू 0 दे दी, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव रूट दे दी है, यानी ये बन गया है केस 3। और केस 3 की सफिशिएंट कंडीशन क्या होती है, सफिशिएंट कंडीशन होती है केस 3 की एफ ऑफ डी, यानी एफ ऑफ 0 लेस देन 0, क्योंकि माउथ ओपनिंग अपवर्ड ग्राफ है, f0 लेस देन 0 हो जाता है। और जैसे ही f0 निकालूंगा, f0 निकालूंगा, x को 0 0 डाला तो क्या मिलेगा, सोचो f0 क्या आएगा, x को 0 डालोगे, x को 0 डालोगे, सिर्फ c बाय ए आएगा। सो f0 की वैल्यू आ गई c बाय ए, तो c बाय ए लेस देन 0 क्या हो गई है, सफिशिएंट कंडीशन हो गई है, सफिशिएंट कंडीशन हो गई है भाई, समझ गए ना। c बाय ए लेस देन 0
इज सफिशिएंट कंडीशन। समझ गए अब कंडीशन क्यों सफिशिएंट क्यों है? सफिशिएंट वर्ड है सबसे इंपॉर्टेंट, सफिशिएंट। नेसेसरी तो थी बट मैं कह रहा हूं सफिशिएंट है, तुम्हें और कुछ नहीं करना सवाल में, सिर्फ सी बाय लेस देन जीरो करना है, सवाल हो जाएगा सॉल्व। अब आ जाते हैं दूसरे लॉजिक पर कि भाई अगर दोनों रूट्स पॉजिटिव हो गई तो सर क्या करूंगा? तो भाई केस 1 बन जाएगा, दोनों रूट्स पॉजिटिव मतलब दोनों रूट जीरो से बड़ी, तो तुम्हें अपनी पूरी कहानी लगानी पड़ जाएगी। समझ गए ना? तुम्हें अपनी दोनों रूट्स जीरो से बड़ी हो गई, यानी दोनों रूट्स के से बड़ी। याद करो फर्स्ट केस क्या था? फर्स्ट केस में तुम्हें यह करना पड़ता था, दोनों रूट्स के से बड़ी, के को जीरो ले लिया। तो अब यहां एक कंडीशन नहीं है, यहां तीन तीन कंडीशन है, इसीलिए मैंने बोला वो सफिशिएंट कंडीशन नहीं है बेटा। तीन कंडीशन आ जाएंगी फिर। अगर दोनों रूट जीरो से बड़ी हो गई, आज डीपीपी में डाला है सवाल इसीलिए बोल रहा हूं, अगर दोनों रूट जीरो से बड़ी हो गई तो तुम्हें तीन कंडीशन करनी पड़ेगी। एक तो f0 ग्रेटर देन जीरो, डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, और माइनस बी बाई टू ए ग्रेटर देन जीरो, ये तीनों लेके सॉल्व करना पड़ेगा। ये सफिशिएंट कंडीशन बनी। राइट? समझ गए? यही सब तो ट्रिक्स हैं बेटा जेई की, कि अगर तुम्हारे पास आए दोनों रूट जीरो से बड़ी रखनी है तो भाई पूरा सवाल बना के सॉल्व करना। बट अगर तुम्हारे पास सवाल आएगा कि भाई एक रूट पॉजिटिव एक नेगेटिव है, तो तुम्हें कुछ नहीं करना, बस सी बाय नेगेटिव रख के सवाल को सॉल्व कर देना, क्वेश्चन हो गया। समझ गए हो ट्रिक? क्या बोला है मैंने? दोबारा रिपीट कर रहा हूं। अगर कोई बोले कि रूट्स ऑपोजिट साइन की है, मतलब एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो तुम सिर्फ सी बाय लेस देन जीरो सफिशिएंट हो जाएगी। बट अगर कोई बोले दोनों रूट जीरो से बड़ी हैं, पॉजिटिव हैं, या दोनों रूट नेगेटिव हैं, तो तुम्हें फिर फर्स्ट या सेकंड केस बना के सारी कंडीशंस लिखकर सॉल्व करना पड़ जाएगा। आई होप ये बात समझ हो गई है। क्वेश्चन दो सर। हाँ क्वेश्चन दे रहा हूं, बिल्कुल दे रहा हूं, क्वेश्चन दे रहा हूं, ये लीजिए। तो सवाल देखिए, इक्वेशन दिस विल हैव रूट्स ऑफ ऑपोजिट साइन। तो बस सवाल में क्योंकि ट्रिक ये है ऑपोजिट साइन लिख दिया, तो बस तुम्हें कुछ भी नहीं करना, तुम्हें सी बाय ए लेस देन जीरो करना है। सी बाय ए लेस देन जीरो, देख रहे हो ना बेटा? ये सब ट्रिक्स की वैल्यू करो थोड़ी। ये नहीं कि सर हीरो बन रहे हो, सर टफ है ये वो, ये सब चीजें मिल रही हैं, इससे खुश रहो, ठीक है? खुश रहो, ये सब चीजें तुम्हें पता लग रही हैं। नहीं तो बैठ के तुम अभी इसमें तीन केसेस, वो पूरे केसेस वैसे बनाते, सॉल्व करते, आंसर इसी वाले से मिल जाता, ठीक है? यही सब तो थ्योरी है मैथ्स में। चलिए तो बस अब सी बाय सी क्या है, यहां से एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स और प्लस वन माइनस ए स्क्वायर ऐसे लिख लो, और सी हो गया ये, ए हो गया वन, तो सी की जगह रख दो वन माइनस ए स्क्वायर, ए की जगह रख दो वन लेस देन जीरो, और अब इसको लिख दिया वन माइनस ए इंटू वन प्लस ए। कर डालो भाई, सवाल को सॉल्व कर डालो, जल्दी से कर डालो। ध्यान रखना वेवी कर्व लगाते वक्त कोफिशिएंट ऑफ ए को पॉजिटिव बनाना है, तो ए माइनस वन लिख लेता हूं इसे ए प्लस वन, और एक माइनस से मल्टीप्लाई किया तो साइन ग्रेटर देन जीरो हो जाएगा। माइनस वन वन प्लस माइनस प्लस, पॉजिटिव एरिया शेड कर दिया भाई। गॉट इट? तो फाइनल आंसर एक्चुअली सी बनेगा, बी नहीं बनेगा। कई लोग बी टिक कर देते हैं लेस देन जीरो देख के, अरे सर नेगेटिव वाला पार्ट। अब एक कोफिशिएंट ऑफ एक्स भी तो पॉजिटिव बनाने हैं, वेवी कर्व के स्टेप्स नहीं भूलने हैं भाई। ब्लेंडर हो गया होता है, ऐसा ही होता है बेटा। सी ऑप्शन हो गया आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, समझ गए हैं आप लोग ये बात? चलिए एक और फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। अब देखो इस बार मैंने क्या दे दिया, इसमें भी ए की जगह कुछ उठपटांग दे दिया, देने दो, ए बी सी ऐसे दे दिए, कोई दिक्कत नहीं है। तुम्हारी ट्रिक तो कहती है बस सी बाय लेस देन जीरो करना है और कुछ नहीं करना है। रूट्स टू बी ऑफ ऑपोजिट साइन में बहुत सिंपल है, रूट्स टू बी ऑफ सेम साइन या दोनों पॉजिटिव दोनों नेगेटिव, वो बहुत लेंदी क्वेश्चन हुआ, ये बहुत छोटा क्वेश्चन हुआ। बस सी क्या है, के माइनस फोर, ए क्या है, के माइनस फाइव, उसको करना है लेस देन जीरो, 4 and 5 प्लस माइनस प्लस नेगेटिव एरिया शेड, तो 4 से लेके 5 हो गया आंसर। के बिलोंग्स टू ओपन 4 to 5। बस ये ट्रिक है बेटा,
गॉट इट? कोई डिस्क्रिमिनेंट नहीं, कोई माइनस बी बाई टू नहीं, कुछ नहीं, कोई करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ये सफिशिएंट कंडीशन है। आई होप ये बात समझ आ गई है, अब आपको समझ आ गई है। अब जरा ये डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि हमने हर एक केस में, आपने देखा अभी तक मैंने किसी भी केस में क्या किया, हमेशा माउथ ओपनिंग अपवर्ड बनाया। अब मैं आपको, अब आप, आई थिंक यू आर रेडी 3 केसेस पढ़ने के बाद, कि अब सपोज अगर इसमें माउथ ओपनिंग डाउनवर्ड भी बनाता तब क्या होता। ठीक है, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। अब मैं क्या कर रहा हूं, वापस से 3 केसेस विजिट कर रहा हूं, और अब उनमें देख, अभी तो मैंने आधा अधूरा बताया तुम्हें एक तरह से, क्योंकि माउथ ओपनिंग अपवर्ड बनाया। व्हाट इफ वेरिएबल आ गया तो? जितने भी सवाल दिए उसमें वेरिएबल भी नहीं आया, जितने भी सवाल दिए उसमें क्या बोलते हैं, देखो 1 आया, यहां पॉजिटिव ही आया, इसमें भी पॉजिटिव ही आया था, एक में आया भी था आई थिंक, उसमें भी, बट हमने तिकड़मबाजी लगा के इसमें आया भी था, बट तिकड़मबाजी लगा के इसमें भी पॉजिटिव प्रूव कर दिया। व्हाट इफ वेरिएबल सा निकल आए, यहां पर वेरिएबल सा आ जाए, तब क्या होगा? जरा ध्यान से सुन लेना, बहुत जरा सा फर्क होगा, कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, बस क्या होगा सुन लो, सुन लो भाई, सुन लो, ज्ञान की बात। यहां बस a इंटू एफ के आ जाएगा, क्या होगा? a इंटू एफ के पॉजिटिव आ जाएगा केस 1 में, और कुछ चेंज नहीं होगा, चाहे जो मर्जी हो, ए पॉजिटिव नेगेटिव वेरिएबल जो मर्जी हो, बस ए एफ के पॉजिटिव कर देना। यहां पर भी ए एफ के पॉजिटिव आ जाएगा, दैट्स इट। केसेस तो बनाऊंगा ही, केसेस बनाने के बाद ये होगा, अल्टीमेटली जो फाइनल कॉन्सेप्ट बन के आएगा बस ये, कि थर्ड कंडीशन चेंज होके ए इंटू एफ के बन जाएगी। थर्ड कंडीशन ए इंटू एफ के, जो भी ए कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर मान लो वेरिएबल आ गया, के माइनस 5 के माइनस 4, उसको यहां चिपका देना और मल्टीप्लाई करके एफ के साथ ग्रेटर देन 0 रख देना। सर हाउ? बता रहा हूं। एक ट्रिक तो वो थी कि डिवाइड कर लो ए से, दूसरी अगर नहीं करना है ए से डिवाइड, तो तुम ये कंडीशन को चेंज कर लेना, ए एफ के ग्रेटर देन 0। हाउ? चेक कर लेते हैं, इधर देखिए, देखो भाई साहब, इसके 2 केसेस बनेंगे, फिर एक तो यही बनेगा, एक तो यही बनेगा, माउथ ओपनिंग अपवर्ड। ध्यान से सुन लेना भाई, के से बड़ी दोनों रूट्स, तो माउथ ओपनिंग अपवर्ड बनेगा। इसकी कंडीशन तो क्या बनेगी, वही डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, माइनस बी बाई 2a ग्रेटर देन के, और एफ ऑफ के ग्रेटर देन 0। ध्यान से सुनना, दूसरा केस क्या बन जाएगा, अगर तुम कह रहे हो कि माउथ ओपनिंग डाउनवर्ड भी बन सकता है, तो ये ग्राफ भी बन सकता है। सुन लो सुन लो, तो इस कंडीशन में मतलब ये केस क्या था, ए पॉजिटिव, केस 2 क्या है, ए नेगेटिव। इसकी क्या कंडीशंस आ जाएंगी, डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, माइनस बी बाई 2a, अभी भी के राइट में है वर्टेक्स, देखो वर्टेक्स क्या है, के राइट में, और थर्ड कंडीशन एफ ऑफ के इस बार नीचे आ रहा है भाई, ग्राफ नीचे जा रहा है, यानी एफ के तुम्हारा नेगेटिव बन गया, एफ के तुम्हारा नेगेटिव बन गया। ध्यान से सुन लेना, अब मैं क्या कह रहा हूं, देखो पहली 2 कंडीशन तो सेम ही है, ये दोनों भाई तो कह रहे हैं हमें कोई दिक्कत नहीं है भैया, हमारे कोई नखरे नहीं है, हम तो सेम है दोनों के लिए, हम तो सेम है, तो पहली 2 कंडीशन तो सेम रख दी, पहली 2 कंडीशन क्या रख दी, सेम। तीसरी कंडीशन क्या कह रही है कि भाई जब ए पॉजिटिव होगा तो मैं पॉजिटिव हो जाऊंगा, जब ए नेगेटिव होगा तो मैं नेगेटिव हो जाऊंगा, है ना भाई। तो मैंने दोनों को मिक्स कर दिया, मैंने क्या कहा कि भैया जब ए पॉजिटिव होगा तो तू पॉजिटिव रहना चाहता है, जब ए नेगेटिव होगा तो तू नेगेटिव रहना चाहता है, तो एक काम कर, ए इंटू एफ के तो पॉजिटिव होगा भाई, जब ए पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव, और अगर ये नेगेटिव तो ये भी नेगेटिव, यानी इन दोनों का प्रोडक्ट तो अभी भी पॉजिटिव ही आएगा। तो कंबाइंड कंडीशन दोनों केसेस की क्या हो जाएगी, ए एफ के ग्रेटर देन 0। इसमें दोनों केसेस समा गए, क्योंकि अगर ए पॉजिटिव हो गया तो एफ के एनी विच वेज पॉजिटिव आ जाएगा, ए नेगेटिव हो गया तो तुम इसके क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना, एफ के नेगेटिव आ जाएगा, ये वाला आंसर मिल जाएगा, ये वाला आंसर मिल जाएगा। समझ गए? समझ गए? ये सब चीजों के तुम्हें कोई लॉजिक नहीं मिलेंगे, तुम कोई मर्जी किताब उठा के देख लो, सब में बस कंडीशन लिख दी है, ऐसा ऐसा होता है, लोग रट लेते हैं, लोग रट लेते हैं, ठीक है, बट आपको रटना नहीं है, आपको समझना है, एक एक चीज का लॉजिक है। समझ गए? तो कंबाइंड कंडीशन अब से फर्स्ट केस की हो जाएगी, अगर एक जो मर्जी हो, पॉजिटिव नेगेटिव वेरिएबल हमें मतलब नहीं, हम ये वाली कंडीशन इस्तेमाल कर लेंगे। सिमिलरली अब इसके लिए भी तुम समझ गए, इसमें भी बस यहां ए मल्टीप्लाई होगा सेम लॉजिक से, इसमें भी ए मल्टीप्लाई होगा सेम लॉजिक से। खिचड़ी मच गई सर, कुछ खिचड़ी मत मचा, तो तेरे दिमाग में ज्यादा बेटा अगर खिचड़ी मच रही है, बस इतना याद रख लो, ये फर्स्ट केस की कंडीशन है, ये सेकंड केस की कंडीशन है। और वो कैसे आई, क्योंकि अगर फर्स्ट केस के 2 केसेस बनाऊं
माउथ ओपनिंग अपवर्ड अलग, डाउनवर्ड अलग, तो एक में एफ के पॉजिटिव आ रहा है, एक में एफ के नेगेटिव आ रहा है। देखिए नीचे आ रहा है एफ के, इसमें एफ के ऊपर जा रहा है ग्राफ में, तो कंबाइंड मल्टीप्लाई करके दोनों को तो पॉजिटिव ही मिलेगा। दिस नेगेटिव इंटू नेगेटिव भी पॉजिटिव हो जाता है, इसलिए ए एफ के पॉजिटिव हो गया। सर रिवीजन नीडेड, वही तो बेटा, तुम रिवीजन करके तो बैठते नहीं हो। पिछली क्लास में 2 केस कराए थे, अगर वो केस पढ़ के बैठ लिया होता तो सबको बढ़िया समझ आ रहा होता। जो बच्चे पढ़ के बैठे हैं उनको जबरदस्त मजा आ रहा होगा आज की क्लास में। जो नहीं पढ़ के बैठे तुम बेटा पीछे ऐसे ही होते जाओगे, कब रेस से बाहर निकल जाओगे पता भी नहीं लगेगा, इसलिए सीरियस हो जाओ। हाँ अब देखो थर्ड केस पर आते हैं, थर्ड केस पर आते हैं। थर्ड केस में भी तो करेंगे ये कहानी भाई। माउथ ओपनिंग अपवर्ड बनाया तो एफ डी नेगेटिव आया था, माउथ ओपनिंग अपवर्ड बनाया तो एफ डी नेगेटिव आया था। माउथ ओपनिंग डाउनवर्ड बनाऊंगा तो एफ डी पॉजिटिव आएगा। समझ गए ना भाई। माउथ ओपनिंग अपवर्ड बनाया था तो केस 1 बना लिया था ए ग्रेटर देन 0 के लिए, एफ डी नेगेटिव सफिशियंट थी, ठीक है। केस 2 बना लेता हूं ए नेगेटिव के लिए, ए नेगेटिव के लिए एफ डी पॉजिटिव हो जाएगी। तो अगर मैं दोनों को एक साथ पढ़ने की कोशिश करूं, ए पॉजिटिव पे एफ डी नेगेटिव, ए नेगेटिव पे एफ डी पॉजिटिव, तो दोनों का प्रोडक्ट हमेशा ही नेगेटिव आ रहा है, दोनों का प्रोडक्ट हमेशा ही नेगेटिव आ रहा है। देख पा रहे हो ना, ए पॉजिटिव में एफ डी नेगेटिव था और ए नेगेटिव में एफ डी पॉजिटिव आया है। यानी अगर मैं कंबाइंड कंडीशन लिखना चाहूं, कंबाइंड कंडीशन लिखना चाहूं तो ए एफ डी नेगेटिव कंबाइंड कंडीशन बन गई। गॉट इट, ए एफ डी नेगेटिव। देखो ये जो लोग ये लिख रहे हैं ना सर समझ नहीं आ रहा, मैं तुम्हें एक बात शुरुआत से बोल रहा हूं, लोकेशन ऑफ रूट्स इज वन ऑफ द टफेस्ट टॉपिक्स ऑफ 11th कॉन्सेप्चुअली समझने। अगर इसको चाहते हो, रटना चाहते हो रट लो, 2 मिनट लगेंगे कंडीशन रट लो, बट अगर समझना चाहते हो तो टफ है, बट उसका मतलब है पढ़ के बैठना चाहिए था। पिछली क्लास में मैंने आपको बोला था अच्छी तरह पढ़ लेना भाई, आगे की क्लास काफी टफ होने वाली है, तब आपने सुना नहीं, फिर आप सुनते हो नहीं, फिर आप कहते हो सर टफ लग रहा है, मुश्किल है सर, क्या करूं सर, डीमोटिवेट हो गया। तो यही हाल होगा बेटा, भीड़ बन के रह जाएगा। अगर जेई क्लियर करना है तो भीड़ से अलग काम करो, ये बात मैं बार बार बोलता हूं। तुम्हें लगता है कि हमें बहुत सस्ते में कोर्स मिल गया है तो सस्ते में जेई हो जाएगा हमारा, जेई सस्ता नहीं हुआ है बेटा, जेई में मेहनत उतनी लगनी है, ठीक है। इजी है सर, अब देखो इजी उन्हीं को लग रहा है जो पढ़ के बैठे हैं, जो पढ़ के बैठे उन्हें महा आसान लगता है, और जो पढ़ते नहीं है, जो सोचते हैं यार हम हर क्लास में जाके जाके हीरो बनेंगे, वहां जाके सीधे सीख लेंगे जो होगा, क्लास टू क्लास खेलेंगे सीधे, घर पे तो पढ़ेंगे नहीं, तो उन्हें टफ लगेगा बेटा, उन्हें टफ लगेगा। चलिए अगला सवाल, अगला सवाल, अगला केस, सॉरी केस नंबर 4, केस नंबर 4 सामने देखिए, सामने देखिए, लोकेशन ऑफ रूट्स का केस नंबर 4 क्या कहता है। इस केस में भी काफी गड़बड़ है, लोचा है, इधर देखेंगे। एग्जैक्टली वन रूट लाइज इन द इंटरवल डी कॉमा ई, डी लेस देन ई, मतलब उन्हें बताया हुआ है इंटरवल है डिफाइंड, मतलब डी और ई कुछ इंटरवल दे दिया, मतलब 4,7 5,10 कुछ भी इंटरवल दे दिया, और बोल रहे हैं उसके बीच में एग्जैक्टली एक ही रूट है। तो अब एक भाई आएगा वो कहेगा सर मैं तो ग्राफ ऐसा बनाऊंगा, ये रूट है। दूसरा भाई आएगा वो कहेगा कि सर डी और ई के बीच में एक ही रूट है ना, तो मैं ग्राफ ऐसा बनाऊंगा। सही है, कोई दोनों भाई गलत नहीं है। माउथ ओपनिंग अपवर्ड की बात कर रहा हूं अभी, माउथ ओपनिंग अपवर्ड की बात कर रहा हूं, राइट। यही 2 ग्राफ बन सकते हैं, देख लो, यही 2 ग्राफ बन सकते हैं। ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए, क्या इन दोनों के अलावा आपके दिमाग में कुछ और तो नहीं घूम रहा है? यही 2 ग्राफ्स बनेंगे, सोच के देख लो, यही 2 ग्राफ बनेंगे भाई। ये वाला एक ग्राफ बनेगा कि डी और ई के बीच में एक रूट आ गई, और ये वाला एक बनेगा कि डी और ई के बीच में एक आई, बट दूसरी लेफ्ट वाइट साइड चली गई, उसका दूसरी राइट वाली साइड चली गई रूट, राइट। सर डी इक्वल टू 0 वाला कुछ लोग कह रहे हैं, बहुत अच्छा, वेरी गुड, चलो दिमाग चला रहे हो, अच्छी बात है। कुछ लोग कह रहे हैं सर ये वाला ग्राफ भी तो बनता, इसमें क्या दिक्कत है सर, बताइए इस ग्राफ में क्या दिक्कत है, इस ग्राफ में क्या दिक्कत है? बहुत कॉमन डाउट है मोस्टली इस केस के, जब भी मैं ग्राफ बनाता हूं बच्चे यही पूछते हैं सर ये ग्राफ क्यों नहीं बना सर। यहां से समझ आ जाता है कि कितना इन डेप्थ कॉन्सेप्ट हमने 10th में पढ़े हैं, या कितने ऊपर ऊपर से बस फॉर्मूला रट लिया है। इसकी एक रूट नहीं होती भाई, इसकी कितनी रूट होती है?
सर हमने तो यही सुना था दो रूट नहीं एक ही रूट होती है। नहीं, रूट दो ही होती है, दोनों इक्वल होती हैं। इसकी कितनी रूट्स हैं? इसकी दो ही रूट्स हैं, एक रूट नहीं है इसकी। किसी भी क्वाड्रेटिक की एक रूट नहीं होती, एक सॉल्यूशन हो सकती है बट दो रूट्स होते हैं, दोनों इक्वल रूट्स होते हैं। ठीक है, दो रूट्स हैं बट दोनों इक्वल हैं, तो दोनों ही रूट्स डी और ई में आ जाएंगी ना। ये तो क्या कह रहा है, एग्जैक्टली एक ही रूट आनी चाहिए, एक ही रूट आनी चाहिए। एक सॉल्यूशन थोड़ी बोला है, एक रूट बोला है उसने। तो एक रूट का मतलब आपको ये वाला केस नहीं लेना है, क्योंकि इसमें तो दोनों ही रूट्स आ गई डी और ई के बीच में। वेरी गुड वेरी गुड, कोई दिक्कत नहीं है। डाउट आया तो सबके आता है, आपको भी आया, बट आप समझ गए अब कि इसमें अभी एक रूट नहीं आ रही, दोनों ही रूट्स आ रही हैं। हमें तो एक ही रूट चाहिए बीच में, हमें तो एक ही रूट चाहिए। चलिए अब इनकी कंडीशन लिखनी शुरू करता हूं। पहले ग्राफ में तो केस 1 ये वाला ग्राफ बना, केस 2 ये वाला ग्राफ बना। केस 1 की कंडीशन बोलो भाई, बोलो भाई, बोलो भाई। देखो भाई, एफ डी तो पॉजिटिव है क्योंकि ऊपर है, एफ डी ऊपर है, एफ ई नीचे है, तो एफ डी पॉजिटिव एंड एफ ई नेगेटिव। बाकी डिस्क्रिमिनेंट वगैरह को मारो गोली, क्योंकि भैया डिस्क्रिमिनेंट की जरूरत ही नहीं है, एफ ई तो नेगेटिव रख चुका हूं। एफ ई नेगेटिव रखते ही याद करो, आज बताया था, कभी भी एफ के नेगेटिव रख दिया, डी पॉजिटिव उड़ा दीजिए। सिमिलरली इस वाले में क्या हो गया, इसमें एफ डी नेगेटिव हो गया एंड एफ ई में ऊपर की तरफ चले गया, एफ ई पॉजिटिव हो गया। सो एफ डी उल्टा हो गया, इसमें एफ डी नेगेटिव एफ ई पॉजिटिव, उसमें एफ डी पॉजिटिव एफ ई नेगेटिव हो गया था। करेक्ट, यानी अगर मैं अब दोनों भाइयों को कंबाइन कर दूं, मैं बोलूं कि भाई तुम्हें और तुम्हें अगर मैं एक कंडीशन लिखना चाहूं, दोनों को मिला के एक कंडीशन लिखना चाहूं, तो वो कंडीशन क्या होगी, जल्दी सोचो, वो कंडीशन क्या होगी। एक बार कह रहा है, देखो अगर तुम्हारे पास ऐसा कहीं लिखा है एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव, और दूसरा केस कह रहा है एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव, तो इन दोनों को कंबाइन करके क्या लिख सकते हो, कंबाइन करके क्या लिख सकते हो, सोच के देखो। कंबाइन करके लिख सकता हूं कि दोनों का प्रोडक्ट ही नेगेटिव हो जाए सर, क्योंकि एक बार एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव है, एक बार एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव, तो एक्स वाई नेगेटिव अगर मैं लिख देता हूं तो इसके अंदर ये दोनों कंडीशन समा गई भाई। दो नंबर का प्रोडक्ट नेगेटिव कब होगा, या तो एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव हो जाए या एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव। तो अगर दोनों को मैं कंबाइन करके लिख दूं एफ डी इंटू एफ ई, सेम चीज यहां लगाओ, एक्स और वाई की जगह एफ डी एफ ई है। सो इन दोनों का अगर मैं एक्चुअली यूनियन ले लूं तो क्या आ जाएगा, एफ डी इंटू एफ ई। यूनियन क्यों लेना है, क्योंकि और था ना, केसेस में हमेशा यूनियन लिया जाता है। एफ डी इंटू एफ ई नेगेटिव, सफिशिएंट कंडीशन बन गया, सफिशिएंट कंडीशन बन गया, एफ डी इंटू एफ ई नेगेटिव। सर दोनों नेगेटिव हो गए तो प्रोडक्ट थोड़ी पॉजिटिव आएगा, दोनों नेगेटिव हो गए तो प्रोडक्ट तो तुम्हारा पॉजिटिव हो जाएगा ना, हमें तो प्रोडक्ट नेगेटिव रखना है। तो कंबाइंड कंडीशन, देखो जिनको ज्यादा टफ लग रहा है, बहुत ज्यादा टफ लग रहा है, या पढ़ाई नहीं करी है पहले, वो बस कंडीशन लर्न कर लें, इतना भी कर लोगे तो 80% चीजें 70% कवर्ड है। बस मैं वो 30% रिमेनिंग चीजों के लिए आपको हर चीज का लॉजिक बता रहा हूं। नेसेसरी एंड सफिशिएंट, यस, अबे सफिशिएंट है तो नेसेसरी तो होगी, कमाल कर दिया। अभी दे रहा हूं क्वेश्चन। अब यहां पे पहले सवाल आता है कि सर आपने तो माउथ ओपनिंग अपवर्ड बनाए हैं, डाउनवर्ड वाले क्यों नहीं बनाए, अब तो बना रहे हो आप, तो वो भी बनाओ सर। केस नंबर 3 4 भी बनाने चाहिए, या फिर केस नंबर 3 4 भी। और अगर आप इसके अंदर केस ए ले लो, ये केस ए कि मैंने ए पॉजिटिव लिया, माउथ ओपनिंग अपवर्ड बनाए। केस बी ले लेता हूं कि ए नेगेटिव है, वो भी तो लेना चाहिए सर, वो भी तो लेना चाहिए। अब आएगा मजा, अब आएगा मजा। सर यहां ए मल्टीप्लाई कर दो बस सर, है ना सर, सारे केसों में यही तो किया आपने। यहां सर ए मल्टीप्लाई कर दिया था आपने, कहां गया, कहां गया, कहां गया भाई, अरे भाई कहां गया, यहां ए मल्टीप्लाई करा था सर, फर्स्ट और सेकंड में भी यही किया था आपने, आपने फर्स्ट और सेकंड में भी ए मल्टीप्लाई कर दिया था, तो सर इसमें भी ए मल्टीप्लाई कर दीजिए। अगर तुम ऐसा सोच रहे हो तो बहुत गलत सोच रहे हो दोस्त। अगर ऐसा सोच रहे हो तो ए मल्टीप्लाई नहीं होगा इस बार, जरा देखते हैं, देखो देखो, यही तो मैथ्स है बेटा, हर चीज का लॉजिक है और हर चीज को जनरलाइज भी नहीं किया जा सकता। इधर देखिए, अगर आपने उल्टा ग्राफ बनाया, एक ग्राफ तो ये बनाया, दूसरा ग्राफ ये बनाया, करेक्ट, फिर से देखो सेम कंडीशन आएंगी। अगर तुम ध्यान से देखो, इसमें एफ ई पॉजिटिव एफ डी नेगेटिव, एफ ई पॉजिटिव
एंड एफ डी नेगेटिव, फर्स्ट वाले की। इसमें एफ डी पॉजिटिव एंड एफ ई नेगेटिव, तो दोनों का प्रोडक्ट फिर से दोनों को कंबाइन करूं तो यही चीज मिल जाएगी। तो इस बार ए मल्टीप्लाई नहीं होगा, तो केस 4 में कभी भी गलती मत करना ए मल्टीप्लाई करने की, सिर्फ एफ डी इंटू एफ ई नेगेटिव होगा, चाहे तुम्हारा जो मर्जी कोफिशिएंट होता रहे, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव हो नेगेटिव हो जो मर्जी हो, तुम्हें उससे लेना देना नहीं है। तुम्हें सिर्फ और सिर्फ केस 4 में सिर्फ एफ डी इंटू एफ ई नेगेटिव सफिशियंट हो जाएगा, इसमें ए मल्टीप्लाई नहीं होगा। समझ गए? सेम रहेगा, बिल्कुल सही बात है। चलिए क्वेश्चन लगाते हैं, बहुत देर से बात हम थियोरेटिकल कर रहे हैं, तो जिनको ज्यादा सर में दर्द हो रहा है ना, वो बेटा बस इसको कंडीशन लर्न कर लें कि ऐसा होता है इस केस 4 के अंदर एग्जैक्टली। तो एक्चुअली ये चीज पता है क्या है, ये इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम है, 12th में पढ़ोगे तुम, कैलकुलस जब पढ़ोगे ना वहां पे दोबारा से आएगी ये चीज, तब तुम रिलेट कर पाओगे, अच्छा सर ने 11th में क्या बताया था, अब जाके सर समझ पा रहे हैं पूरा। तो मैंने तुम्हें हमेशा एक बात बोली है कि समय के साथ कई चीजें आपको क्लियर होती हैं। अगर आप अभी सोचें सर बहुत ज्यादा 100% नहीं क्लियर हुई, नहीं होगी भाई, समय के साथ होगी कुछ चीजें। जब 12th में पढ़ोगे इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम, तब तुम्हें ये 100% जाके क्लियर होगा, अच्छा ये क्या हुआ था उस दिन। ठीक है, हाँ, तो इसीलिए बोलते हैं कि पेशेंस रखना बहुत जरूरी है। बट पेशेंस आजकल भाई बहुत ही रेयर क्वालिटी हो गई है सभी के अंदर। जो पेशेंस रखता है उसका जेई में सिलेक्शन हो जाता है, क्योंकि वो एंड तक वेट करता जाता है, जूझता रहता है, जूझता रहता है। चलो भाई एक सवाल लगाएंगे फिर आगे बढ़ेंगे, पहले सवाल लगाते हैं फिर हम डाउट लेंगे तुम्हारे, जो तुम कह रहे हो ना सर डाउट ले लो, अभी लेता हूं। फाइंड द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ m फॉर विच एग्जैक्टली वन रूट ऑफ दिस इक्वेशन लाइज इन -2, 0। सीधे सीधे केस छाप दिया भाई, सीधे सीधे केस छाप दिया, d की जगह -2 है, e की जगह 0 है, तो वही बात, -2 और 0 के बीच में एग्जैक्टली एक रूट, -2 और 0 के बीच में एग्जैक्टली एक रूट, दो ग्राफ एंड माउथ ओपनिंग अपवर्ड है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव है, वैसे भी उससे तो फर्क पड़ता नहीं है। सो एफ डी इंटू एफ ई नेगेटिव, सफिशिएंट कंडीशन क्या थी, एफ डी इंटू एफ ई नेगेटिव, डी -2 है, तो एफ ऑफ -2 इंटू एफ ऑफ 0 नेगेटिव रखना है। अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे भाई, एफ एक्स तो ये है, इधर लिख लो इसे, एफ एक्स है एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस एम स्क्वायर प्लस 6m। ठीक है, क्या निकालना है, एफ ऑफ -2 और एफ ऑफ 0। एफ ऑफ 0 तो बड़ा प्यारा है यार, एक्स को 0 डालो, एम स्क्वायर प्लस 6m। एफ ऑफ -2 क्या है सर, एक्स की जगह -2 डालूंगा, तो 4 -2m प्लस एम स्क्वायर प्लस 6m। वहां कबाड़ा नहीं मचता, मैंने इसलिए अलग से लिख लिया, ये आ गया एफ ऑफ -2। ठीक है, ठीक है सर, तो यहां आ गया एम स्क्वायर प्लस 4m प्लस 4, इधर आ गया एम स्क्वायर प्लस 6m, और इसको करना है लेस देन 0, ये तो होल स्क्वायर बन गया, m प्लस 2 का होल स्क्वायर, इसमें से m कॉमन, और अब वेवी कर्व जब लगेगा, एक क्रिटिकल पॉइंट -6, एक -2, एक 0, बट -2 वाले का होल स्क्वायर है, याद करो बेटा, सब कुछ रिवाइज हो गया, होल स्क्वायर रिपीटेड लीनियर फैक्टर वाला वेवी कर्व, देख रहे हो ना, पूरा बेसिक मैथ रिवाइज हो रहा है, रिपीटेड लीनियर फैक्टर वाला वेवी कर्व, इसमें क्या होता है, प्लस माइनस माइनस प्लस, याद आ गया, इसके अबाउट साइन चेंज नहीं होता है, ये सब ट्रिक बताई हुई है तुम्हें, ये सब ट्रिक बताई हुई है। और लेस देन 0 वाला शेड करना है, मतलब नेगेटिव एरिया ही शेड करना है, सारे डॉट्स ओपन रखने हैं क्योंकि लेस देन है, यानी ये हो गया आंसर, -6 से 0, -2 नहीं होगा, तो m बिलोंग्स टू -6 से 0 अदर देन -2। समझ नहीं आया सर, बेटा ये समझ तभी आएगा जब वेवी कर्व ढंग से पड़ा हुआ है, तो इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, वेवी कर्व में ये सब चीजें थी, क्योंकि मैंने कुछ करा ही नहीं, समझना है, सीधे फॉर्मूला लगाया है, उसके आगे अगर तुझे समझ नहीं आया मतलब वेवी कर्व नहीं आता, जिसे आता है बेटा वो सही कर लेंगे। -6 से 0 अदर देन -2 हो गया आंसर।
चलिए अब जरा थोड़ी सी बात कर लेते हैं डाउट्स की। यहां तक सबको क्लियर है भाई? मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अभी बड़ा मजा आएगा, देखना अभी मैं इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग चीज करूंगा ये। हाँ क्लियर सर, मजा आ रहा है, वेरी गुड वेरी गुड। अभी बड़ी मजेदार चीज, तो अभी असली मजा तो अभी आएगा बेटा। हाँ, मजा ही मजा तो अभी होगा जब तुम्हें जोर का झटका धीरे से लगेगा, मैं कहूंगा कि भैया ये आंसर गलत है। सर ये क्या कह रहे हो आप? हाँ ये आंसर गलत है। पैरों तले बेटा जमीन खिसक जाएगी। फिर मैं कहूंगा कि बेटा ये भी गलत है जो हमने किया है। मतलब गलत तो नहीं है, इनकम्प्लीट है, ये भी इनकम्प्लीट है। चलो सोचो, जब तक डाउट लेता हूं। ये कैसे डाउट आ रहे हैं भाई? अच्छा सर इसमें -2 यूनियन क्यों नहीं लिया है? -2 यूनियन क्या बोलना चाह रहा है बेटा? सर मेरे को ऐसा लग रहा है अब तक कुछ आता ही नहीं था। बेटा लोकेशन ऑफ रूट में ऐसा ही लगता है, या 11th की मैथ्स में आके ऐसे ही लगता है। ऐसा लगता है 10वीं में तो हम क्या ही पढ़ के आए हैं, दो चार फॉर्मूला लगा लगू के। हम्म। आई एक्सेप्शन? एक्सेप्शन नहीं है बेटा, मैथ्स में कभी एक्सेप्शन मत बोल दियो। एक्सेप्शन होता है लेस ब्रेन यूटिलाइज्ड, ठीक है? मैथ्स में थोड़ा सा कम दिमाग लगाया अभी हमने उसमें, अभी लगाऊंगा, रुक जा। सर डाउट लिया करो, स्पैमर्स को टाइपिंग करके आराम मिलता है। अच्छा गुड आइडिया। सर अगर एफ डी एंड एफ ई की रूट्स नहीं बनते तो हैं? नहीं बनते तो भैया उसको वेवी कर्व में उस हिसाब से कर देते हैं हम। ऑलवेज पॉजिटिव है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते। बहुत अच्छा डाउट है, कह रहे हैं सर ये अगर ऐसी आ जाती डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव तो इसको उड़ा देते ना, तो वेवी कर्व का पार्ट है बेटा। सर मैं अभी क्लास 10th में हूं, मुझे 70 से 90% ही समझ आ रहा है, क्या करूं सर जी? प्लीज अपवर्ड गाइस, इट इज इंपॉर्टेंट। अरे भाई मेरे, ओ हो श्रीनिवास जी क्या कर रहे हो? आपको 70 से 90% समझ आ रहा है इसमें? जो मैं तुम्हें करवा रहा हूं इसमें 70 से 90% समझ ले रहे हो, उसके बाद भी परेशान हैरान हो? भैया तुम तो भगवान हो यार, छोटे भगवान, छोटे नन्हे भगवान। बेटा ऐसा मत करो, ठीक ठाक आ रहा है तुम्हें। अगर 70 से 90 भी समझ रहे हो, इनकी हालत देखो, इन्हें ही नहीं आ रहा 11वीं वालों को। ठीक है, 70 से 90 बहुत होता है बेटा। एक कह रहा है सर फ्यूचर AIR 1 आ गया ये हमारा भाई। सर मैं रोज 3 आवर हर सब्जेक्ट पर सेल्फ रिवाइज करता हूं एंड माय पेन एंड्स इन 2 डे। क्या बात है बेटा, बहुत बढ़िया, बस तो लंबे समय तक करते रहो। माई टारगेट 50 क्वेश्चन ऑफ मैथ्स पर डे, 30 क्वेश्चन फिजिक्स, 20 क्वेश्चन केमिस्ट्री पर डे बिकॉज आई हैव डैमी स्कूल। ये डैमी बेटा वेरी नाइस, अच्छी बात है बेटा। 50 पर डे का मतलब हो गया 300 सवाल। एक कह रहा है सर फेक है ये, झूठा बोल रहा है श्रीनिवासन। कोई नहीं बेटा, तुम्हें क्या दिक्कत हो रही? तुम्हारे पेट में काहे दर्द हो रहा है? सर m+2 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि ये ऑलवेज पॉजिटिव नहीं होता, जीरो भी होता है एक जगह, m-2 पे जीरो होता है। मैंने ये वाली टेक्निक इसलिए तुम्हें सिखाई नहीं है, वो बेकार है मेथड। ये वाला बढ़िया है, सीधे वेवी कर्व अपना खटखट लगाया करो। वो फालतू क्रॉस मल्टीप्लाई करने वाला मेथड, उसमें कई बार गलतियां हो जाती हैं, जैसे कि यहां हो जाएगी, इसलिए मत करो क्रॉस मल्टीप्लाई। क्योंकि m+2 होल स्क्वायर सिर्फ पॉजिटिव नहीं होता, जीरो भी होता है, वो केस अलग बनाना पड़ जाता है। सर डे 1 को आपने कहा था कि 3 मंथ बाद चेंज ऑब्जर्व करना, एंड यस अब पहले से तो काफी ज्यादा सुधार हुआ है। मैं सारा तो नहीं पर 70% क्वेश्चन में सोच पाता हूं। थैंक्स अ लॉट सर जी, लव यू। थैंक्स बेटा अपने आप को कहो, तुमने मेहनत करी है, तुमने मेहनत करी है बेटा, तुम समय देते हो इसलिए कर पा रहे हो। मैं नहीं ले सकता इस चीज का क्रेडिट, क्योंकि काफी सारे लोग ऐसे भी होंगे जिनका इंप्रूवमेंट नहीं हुआ, वो कहेंगे सर इसका भी क्रेडिट आप लीजिए। फिर बेटा सेल्फ स्टडी है ना, सारा खेल सेल्फ स्टडी का है। जिस दिन ये समझ गए उस दिन मैच्योरिटी आ गई। टीचर का रोल हम तो सभी को सिखा सकते हैं, बट सब जेई में नहीं जा सकते। जेई में वही जाएगा जो सेल्फ स्टडी करेगा। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। हाँ तो अब मैंने बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बोली थी, मैंने बोला था भाई आंसर गलत है। फॉर यार इंफॉर्मेशन दिस आंसर इज रॉन्ग। सुन लो भाई, सुन लो सुन लो। कॉल कर लो सर उसको, श्रीनिवासन को। अरे यार फिर तुम समय बर्बाद खोटी करना चाहते हो ना समय को, अपने समय को खुद ही मारना चाहते हो।
जबरदस्ती के काम करवा करवा के। अभी इतना इंटरेस्टिंग चीज चल रही है, इंपॉर्टेंट चीज चल रही है, इसको कर लेते हैं, नहीं तो बेटा समस्या हो जाएगी। सुन लो, वापस आ जाओ पढ़ने के मूड में। मैंने आपको बताया कि भैया ये आंसर अधूरा है, अधूरा आंसर है, इसके अलावा भी है। मतलब सर ग्राफ तो सही बने हैं क्या? ग्राफ भी अधूरे हैं, क्योंकि ग्राफ अगर ये होते तो आंसर सही है। ग्राफ अगर ये होते फिर तो हमने कहानी सही करी है। ग्राफ इनके अलावा भी बनेगा। सर क्या बात कर रहे हो? फिर से यही बात बोलूंगा मैं, बहुत किताबों में इस केस को यहीं तक दिया हुआ है और यहीं तक देकर कहानी आगे बढ़ा दी है। ठीक है, बस ये 4 ग्राफ बनाए, खट 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 करके इतना करके आगे बढ़ गए हैं, बट ये ग्राफ बेटा गलत है, मतलब इनकम्प्लीट है, और भी बनेगा। सुन लो भाई, अब आ जाओ जरा, थोड़ा सा ध्यान से सुनेंगे मैं क्या बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना भाई। 2 ग्राफ तो ये बिल्कुल सही है, 2 ग्राफ तो ये बिल्कुल सही है। मैं कह रहा हूं 2 और ग्राफ भी बनेंगे। कौन से बनेंगे सर? मेरे बेटे, एक ग्राफ ये भी बनेगा। क्या बात कर रहे हो सर? ये क्या हो रहा है? ये क्या हो सकता है सर? ऐसा ग्राफ कैसे हो जाएगा? हमें तो एक ही रूट चाहिए थी। बेटा शांत दिमाग से सोच, पहले बोलने से पहले तोल हो जरा, मैंने क्या बोला है समझ रहे हो? मैं कह रहा हूं एक ग्राफ ये भी पॉसिबल है जो 0 से पास कर जाए दूसरा रूट, और एक ग्राफ ये भी, मतलब ये वाले ग्राफ को थोड़ा सा मैंने थोड़ा सा सरकाया, इतना, ठीक है, और इस वाले ग्राफ को भी मैंने ऐसे सरकाया है, समझ गए? तो 2 ये ग्राफ भी मैं कह रहा हूं बन जाएंगे। नोट्स खराब कर दिए सर? फिर वही बात, तूने बेटा कोई नोट्स बनाने की मशीन बनानी है क्या? है परफेक्ट नोट्स बनाने की? एक तो बेटा बता रहा हूं, उसके बाद भी तुम मेरे को ये बोल रहे हो। चल नहीं बताता, जा छोड़ दे, नोट्स बना लिया ना तूने, खुश रहा बेटा, 2 ग्राफ में खुश रहा। तू भी बेटा गलत पढ़ के खुश रहा। सर ओपन इंटरवल है, मुझे भी पता है बेटा, ओपन है, मुझे भी पता है। हमें क्या चाहिए था? ध्यान से सुनना ज्ञानी लोगों, इधर देखो, इधर देखो ज्ञानी लोगों, एग्जैक्टली एक रूट होनी चाहिए किसमें? -2,0 में। तो भाई इसमें एग्जैक्टली एक ही तो है, ओपन में तो एक ही है। नहीं समझे भाई? दूसरी रूट 0 हो रही है, ओपन में तो एक ही आई है। ठंडे दिमाग से सोचो, हमें ओपन इंटरवल में एक चाहिए थी, एक आ गई, दूसरी आने दो 0, ओपन इंटरवल में तो एक ही आई। सिमिलरली यहां पर भी ओपन इंटरवल में ये एक आ गई, ये वाली आने दो दूसरी -2। तुम्हें क्या लेना देना है दूसरी से? तुम्हें लेना क्या है? तुम्हें तो बस अंदर दोनों नहीं होनी चाहिए, दोनों अंदर नहीं होनी चाहिए, दोनों इस तरह की नहीं होनी चाहिए, क्योंकि तुम ओपन में 2 नहीं चाहते। ओपन में तो एक ही आ रही है बेटा इस वाले ग्राफ में भी। अच्छा हाँ सर, आया ना मजा? दोबारा सोचो सोचो, जिनको अभी तक नहीं दिमाग में घुसा है, भाई हमें ओपन इंटरवल में एक चाहिए, तो ओपन इंटरवल में ये वाली आ गई, वो दूसरी वाली तो क्लोज में आ रही है, हमें ओपन में तो एक ही मिल रही है भाई। अगर तो कोई तुमसे एक ग्राफ बना के दे और तुमसे बोले कि भैया -2,0 ओपन में कितने रूट है, तो तुम एक ही तो कहोगे, ये वाला, वो थोड़ी है ओपन में, वो वाला तो ओपन में नहीं है। समझे कि नहीं समझे? सिमिलरली इसमें भी अगर कोई तुम्हें कहे ओपन में तो यही वाली है ना, बस -2,0 ओपन के अंदर एक ही रूट है, दूसरी -2 हो रही है, होने दो, हमें दूसरी वाली से मतलब ही नहीं है। सर फर्क क्या पड़ेगा? बहुत पड़ेगा बेटा, अभी देख, इन दोनों ग्राफ को भी अभी सॉल्व करूंगा, इन दोनों ग्राफ को भी, क्योंकि अभी तो मैंने बस ये दोनों ग्राफ सॉल्व करे हैं, उससे मेरा आंसर ये आ गया है, बट ये दोनों ग्राफ भी सॉल्व करने हैं। चीटिंग सर? तो एक काम करता हूं, तुम कह रहे हो ना सर नोट्स खराब हो गए हैं, तो मेरे को पता था बेटा तुम ये रोगे, इसलिए हम क्या करेंगे, तुम्हारे नोट्स खराब नहीं करेंगे, हम तुम्हारा क्वेश्चन ही चेंज कर देंगे। ठीक है, अगला सवाल दिया उसमें हम नोट्स, उसमें हम ढंग से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो मैं इसमें क्वेश्चन में क्या लिख देता हूं, नन ऑफ द रूट्स इज गिवन, नन ऑफ द रूट्स इज -2 और 0। अब हो गया सही, अब तो ये आंसर सही हो गया। ठीक है, मैंने क्या किया भाई, आंसर फालतू चेंज करता, इससे मैंने क्वेश्चन ही चेंज कर दिया। गिवन, इन द क्वेश्चन गिवन क्या है कि कोई भी रूट -2 और 0 नहीं है, तब ये आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, अगला सवाल लेंगे, अगला उसका कारण है बेटा, उसका कारण है क्यों ले रहा हूं, अगला सवाल लेंगे, इसमें अब हम ढंग से सॉल्व करेंगे। ठीक है, नहीं सर, अरे यार देखो उसमें क्या होगा मैं तुम्हें बता रहा हूं, उसमें ना एक्चुअली जो 2 ग्राफ बना भी लूंगा ना, उसके बाद भी वो रिजेक्ट ही हो जाएंगे, इसलिए वो अच्छा एग्जाम्पल नहीं होगा। ये वाला एग्जाम्पल में हर चीज बेटा डेटा पे डिपेंडेंट है मैथ्स में। इस डेटा में
उस ग्राफ से भी फर्क पड़ेगा, इसलिए ये वाला एग्जाम्पल ले रहा हूं। ठीक है सर, फिर से खराब हो गए नोट्स। जल्दबाजी क्यों कर रहे हो नोट्स बनाने की? मैंने तो तुम्हें बोला ही है क्लास के बाद बनाया करो। कहानी चल रही है, उसी कहानी के बीच में तुम बेटा अपनी कहानी लिखे जा रहे हो। कहानी खत्म तो होने दो मेरी, उसके बाद नोट्स बनाया करो ना। सुन लो सुन लो, इस वाले को हम चेंज करेंगे। अब हम इस वाले में चारों ग्राफ बनाएंगे। ठीक है, तो पहला काम तो वही करेंगे, फाइंड ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ ए फॉर, इसीलिए इसको ब्रेन टीजर भी दिया हुआ है मैंने जान के, क्योंकि इसमें लोचा है। फॉर विच वन रूट ऑफ द इक्वेशन एग्जैक्टली वन रूट लाइज इन ओपन इंटरवल 0,3। तो ये दो वाले ग्राफ तो हमने पहले सॉल्व करने हमें आते ही हैं, दुनिया भी यही सॉल्व करती है, हम भी ये पहले तो कर ही लेंगे। f0 इंटू f3 नेगेटिव, इतना तो करो, चलो पहले इतना तो करो। fx हो गया एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस 1x प्लस 2a बराबर 0, यानी कि f0 कितना हो गया? f0 तो 2a हो गया। f0 कितना हो गया? 2a हो गया। f3 कितना हो गया? f3 x को 3 डाल दीजिए तो ये आ जाएगा 9 माइनस 3a माइनस 3 प्लस 2a, तो 6 माइनस a आ गया। यानी f0 की जगह 2a डाल दो, उसकी जगह 6 माइनस a डाल दो, और फिर माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो ग्रेटर हो जाएगा। यानी हमारा जो गलत आंसर है, एक तरह से इनकम्प्लीट आंसर है, वो ये आ जाएगा। यहां तक क्लियर है भाई? यहां तक तो क्लियर है। अब मैंने इसमें ये नहीं लिखा है, अब मैंने इसमें कुछ नहीं दिया, नन ऑफ द रूट्स कैन बी। अब हमें वो दोनों ग्राफ भी बनाने पड़ जाएंगे जो मैंने तुम्हें अभी अभी सिखाए थे। सो ग्राफ नंबर 3 कौन सा ग्राफ हो सकता है कि सर एक 0 से पास कर जाए, दूसरा अंदर रहे? ग्राफ नंबर 4 एक 3 से पास कर जाए और दूसरा अंदर रहे। ये दो ग्राफ भी हैं। अब ध्यान से देखना सर, बस इंटरवल क्लोज हो जाएंगे ऐसा नहीं है, ये भी गलत फहमी है। अगर तुम्हें लग रहा है कि बस सर इसमें क्या है, सर इसमें बड़ी बात नहीं है, सर क्लोज कर दो बस सारे, नहीं, गलत गलत। ध्यान से सुन लो, ध्यान से सुनना पड़ेगा, सिर्फ लेस देन इक्वल टू से काम नहीं चलेगा, एक ग्राफ अपने आप अलग से हैं। ध्यान से सुनिए भाई, क्या करेंगे आप इसमें? सुन लो, f0 तो 0 है, f0 0 है, इसमें f0 0 है। ध्यान से सुनेंगे सब लोग, फोकस प्लीज। f0 0, f0 तो 2a आया था, तो 2a बराबर 0, यानी a की वैल्यू 0 हो गई। इसमें कहोगे सर f3 0 है, f3 0 है सर, यानी f3 मतलब 6 माइनस a 0 हो गया, है ना, यानी a 6 हो गया। फिर से बेटा गलत हो गया, मतलब सर इन दोनों को क्लोज कर देता हूं। नहीं, अभी सुन लो मेन कहानी, मेन कहानी सुन लो। हमने तो अभी बस क्या किया है, f0 को 0 कर दिया है, दूसरी रूट तो चेक ही नहीं करी कहीं बीच में आ भी रही है या नहीं। दूसरी रूट भी तो चेक करनी पड़ जाएगी ना, बीच में आनी चाहिए भाई। तो यानी हम क्या करेंगे, ध्यान से सुनना भाई, f0 को 0 रख के a 0 आया है तो क्वाड्रेटिक बना लेते हैं। एक काम करते हैं, a 0 डाल के क्वाड्रेटिक बना लेते हैं। दिस इंप्लाइज क्वाड्रेटिक बिकम्स, a को जरा 0 डालिए तो क्वाड्रेटिक क्या आ जाएगी, एक्स स्क्वायर माइनस a को 0 डाल दिया, x इक्वल टू 0, यानी x इंटू एक्स माइनस 1 0, यानी जो रूट्स आई वो 0 और 1 आई, 0 और 1 आई, 0 तो आनी थी, एक रूट 0 तो आनी थी, तो 0 तो आई गई, दूसरी 1 आई, और 1 क्योंकि ओपन इंटरवल में लाई करती है, दिस इंप्लाइज a इक्वल टू 0 इज करेक्ट। a इक्वल टू 0 क्या है, सही है, क्योंकि जो दूसरी रूट आई है 1 वो इस इंटरवल के अंदर ही आई है। अब जरा इसमें देखते हैं, a6 जो आया है इसको डालो जरा, तो क्वाड्रेटिक बिकम्स, क्वाड्रेटिक क्या बन जाएगी, a को 6 डाल के, ध्यान से देखना, a को 6 डालूंगा तो एक्स स्क्वायर माइनस 7x, 6 दूनी 12, और इसके रूट आई थिंक 4 और 3 आ गए ना, 4 और 3 आ गए। अब एक तो 3 आना ही था, एक तो 3 आना ही था, और दूसरा जो आया है 4 आया है। 4 डज नॉट बिलोंग टू 0,3, जो दूसरा रूट आ गया है वो इसके बीच में आया ही नहीं बेटा, इसलिए a6 को रिजेक्ट करेंगे। a इक्वल टू 6 इज रिजेक्टेड, क्योंकि हमारा काम बस इतना नहीं है कि भैया f0 0 कर दिया, f3 3 कर दिया, दूसरी रूट को भी तो बीच में रखना है ना। तो वो हमने वैल्यू डाल के वापस क्वाड्रेटिक बनाई, दूसरी रूट निकाली, और अगर बीच में आ रहा है तो एक्सेप्ट कर लिया, नहीं आ रहा है तो रिजेक्ट कर लिया। इसमें भी आ जाता मान लो तो इसको भी एक्सेप्ट कर लेता। तो इसलिए हमारा अब आंसर जो फाइनल आंसर हो जाएगा
फाइनल आंसर हो जाएगा, जीरो पे क्लोज्ड हो जाएगा। तो माइनस इंफिनिटी से जीरो क्लोज्ड, 6 पर अभी भी ओपन ही रहेगा। तो कहानी में ट्विस्ट बस ये आया है, जीरो पे क्लोज्ड हो गया है। गॉट इट? क्या ये बात समझ गए हो? क्या ये बात समझ गए हो कि मैंने क्या किया, इसमें F0 0 डाला तो A0 आया, A0 डाला तो क्वाड्रेटिक बना ली, क्वाड्रेटिक बना के जो दूसरी रूट आई, क्योंकि वो 0 और 3 के बीच में आई है, वही हम चाहते हैं, इसलिए हमने A0 को एक्सेप्ट कर लिया है। बट F3 को 0 डाल के A6 आया है, और A6 जो आया है, A6 जो आया है उसको जब वापस क्वाड्रेटिक में डाला तो जो क्वाड्रेटिक बनी उससे रूट 4 और 3 आ गई, 3 तो आनी ही थी, दूसरी रूट 4 आ गई, मतलब इसके आगे चली गई, यानी ग्राफ ऐसा कुछ बन रहा है। हम तो ग्राफ को ऐसा चाहते थे, यानी जो दूसरी रूट आई वो बीच में नहीं आई है, इसलिए H6 को रिजेक्ट कर दिया। ठीक है, तो छोटा सा कॉन्सेप्ट है, बट ये ध्यान रखना, अगर आपके एग्जाम में, अब सवाल ये है सर एग्जाम में अगर कुछ नहीं लिखा है तो क्या करें, चारों के ग्राफ बनाने हैं, तुम्हें करेक्ट ही सॉल्व करना है, ये भी लेने हैं ये दोनों भी लेने हैं, ये नहीं गलत ही सॉल्व करा है, आधा अधूरा नहीं करना है, आपको ये भी लेके सॉल्व करना है। मजा आया कि नहीं आया? सर आज बस इतना ही ओवरलोड हो रहा है, ठीक है बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, 4 केस हो गए हैं अपने, अब जो छोटे छोटे केस हैं वैसे ज्यादा कुछ है नहीं, अब तुम समझदार ही हो वैसे तो। चलो बस केस की कंडीशन बता देता हूं अगले वाले की, केस नंबर 5, बोथ द रूट्स लाई इन ओपन इंटरवल डी ई, अभी क्या था, एक ही था, अब दोनों ही इंटरवल, दोनों ही रूट्स डी और ई ओपन में आ रहे हैं, ओपन में। तो ये ग्राफ और ये ग्राफ, अब और कोई ग्राफ नहीं बनेगा माउथ ओपनिंग अपवर्ड, सोच लो अब नहीं बनेगा, क्योंकि अब दोनों ओपन रूट इंटरवल में दोनों रूट्स चाहिए। कोई परेशानी वाली बात नहीं है, मैं तुम्हें एक बात बोल रहा हूं, इसको दोबारा देखना, जिसको भी आज का टफ लगा ना दोबारा देखना, आई एम श्योर तुम्हें इजी लगेगा। एक बार जिसको समझ भी आ गया ना वो भी दोबारा देखना, क्योंकि उससे तुम्हारे को समझ आएगा, अरे क्लैरिटी नेक्स्ट लेवल जाएगी। आज जो लोकेशन ऑफ रूट्स है उसे 2 बार जरूर देखना चाहिए। चलिए, तो क्या ये दोनों ग्राफ सही है? क्या ये दोनों ग्राफ सही है? दोनों ही रूट्स ओपन डीई में है, तो यही, और इस बार ये वाले तो हो नहीं सकते, क्योंकि हमें तो दोनों ही रूट्स डीई ओपन में चाहिए। कंडीशन सोचते हैं, डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, माइनस बी बाई टू ए, तीन ही चीजें देखनी होती है, डी माइनस बी बाई टू ए एफ के, माइनस बी बाई टू ए वर्टेक्स तो इन दोनों के बीच में ही रहेगा, तो माइनस बी बाई टू ए डी और ई के बीच में हो गया, माइनस बी बाई टू ए डी और ई के बीच में हो गया, और एफ ऑफ डी, एफ ऑफ डी ऊपर है, देखो एफ डी ऊपर है, ग्रेटर देन 0 हो गया, और एफ ऑफ ई भी ऊपर है, एफ ऑफ ई भी पॉजिटिव हो गया। और अगर माउथ ओपनिंग डाउनवर्ड बना लेता, सोचो अगर उल्टे वाले बना लेता, तो इस बार एफ डी नेगेटिव आ जाता, एफ ई भी नेगेटिव, यानी ए इंटू एफ डी, ए इंटू एफ ई कर देता हूं। तो एक्चुअली इसके अंदर 4 कंडीशंस हो गई, इसके अंदर कितनी हो गई, 4 कंडीशंस। ऑब्वियसली इट्स अ वेरी लेंदी केस, जितनी ज्यादा कंडीशन होंगी उतना लेंदी केस है वो, क्योंकि उसमें उतना तुम्हें सॉल्व करना है, इंटरसेक्शन लेना है, तो इसमें कोई कंडीशन नहीं हट सकती, डिस्क्रिमिनेंट नहीं हट सकता, क्योंकि एफ डी पॉजिटिव रखा है भाई, नेगेटिव में हटाते थे, है ना, तो ये भी रहेगा। चारों कंडीशंस रहेंगी और चारों ही सॉल्व करनी होगी। डाउनवर्ड का भी मैंने ले लिया, ए मल्टीप्लाई कर दिया ना, डाउनवर्ड भी मैंने ले लिया है, सही है। हाँ, अब होमवर्क में आप इसका क्वेश्चन निपटाना, इसका क्वेश्चन ये है, हाँ नहीं ये वाला नहीं है, रुक जाओ, ये नहीं है, ये नहीं है भाई, ये है, हाँ ये वाला क्वेश्चन आप होमवर्क में करेंगे। कल यहां से हम स्टार्ट करेंगे अपना डिस्कशन, ठीक है, थोड़ा सा ही रह गया, अब ज्यादा कुछ नहीं है, ज्यादा कुछ भी नहीं है। कल हम क्वाड्रेटिक का शुरू में निपटाएंगे, आई थिंक ये 5th केस का क्वेश्चन कराऊंगा, फिर तुम्हें 6th केस बता के उसका क्वेश्चन कराऊंगा, और फिर हम नया चैप्टर बेटा स्टार्ट कर देंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर्स, राइट। कल हो जाएगा कॉम्प्लेक्स नंबर स्टार्ट, ये बात ध्यान रख लेना, कल कॉम्प्लेक्स नंबर स्टार्ट हो जाएगा। तो आज का लेक्चर दोबारा जरूर देखिएगा, आप सभी लोगों से दरख्वास्त है, रिक्वेस्ट है। कल हार्डली मतलब ये 15 मिनट लगेंगे समझ लो,
ये वाला, क्योंकि अब तुम मोटा मोटा सब समझ गए हो, अब तो तुम बस इस केस को बनाऊंगा, कंडीशन लिखूंगा, सॉल्व करा दूंगा, एक क्वेश्चन लास्ट केस है बस ये। बाकी मिक्स्ड केस के क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको समरी लेक्चर वगैरह में दे दूंगा, राइट, समरी लेक्चर वगैरह में दे दूंगा। चलिए, तो फाइनली आज काफी कॉन्सेप्ट्स करे हैं हमने, बहुत ज्यादा अच्छे लेवल के कॉन्सेप्ट्स करे हैं। अगर आपको टफ भी लगा है, घबराना नहीं है, आप लोग उसको दोबारा रिवाइज करिएगा, करना ही है, दोबारा वीडियो देखना, उसके बाद ही डीबीबी अटेम्प्ट करनी है, डायरेक्ट कोई डीबीबी पे मत जंप मार देना। पहले आप जो मैंने लेक्चर दिया है उसको 2x स्पीड पे लगा लो, 1.5 पे लगा लो, बट दोबारा जरूर देखना, एक एक चीज तुम्हें कॉन्सेप्चुअली क्लियर होगी, फिर डीपीपी बेटा अटेम्प्ट करना, ठीक है। और अब कल हम, जैसा कि मैंने बताया, कल का प्लान आगे बढ़ेंगे थोड़ा सा क्वाड्रेटिक करके, फिर हम कॉम्प्लेक्स नंबर 1 स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। चलिए, तो मिलते हैं भाई हम लोग कल की क्लास में। और लास्ट में जाते जाते एज ऑलवेज तुम सभी लोगों के लिए मैसेज, #IIT फोड़ना है, तुम्हारा टारगेट ये था। और जो स्टार्टिंग ऑफ द लेक्चर में मैंने नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करी थी, जो डिस्कशन किया था शुरू के 15 मिनट, उसको जरूर बेटा फॉलो करिए, और आप उससे धीरे धीरे अपने क्वेश्चन पे बढ़ाइए नंबर ऑफ क्वेश्चंस, और धीरे धीरे उसको 150 क्वेश्चन पर वीक तक तो पहुंचाइए। फिर सारी चीजें बाय प्रोडक्ट हो जाएंगी। अगर तुमने हर हफ्ते 150 क्वेश्चन करने शुरू कर दिए, जेई एडवांस मेंस एग्जाम में नंबर आना, क्वेश्चन सॉल्व हो जाना, गलतियां कम होना, प्रैक्टिस ज्यादा होना, पेन खत्म होना, नोटबुक भरना, सब हो जाएगा अल्टीमेटली अगर तुमने ये चीजें कर ली तो, ठीक है। चलिए, तो मिलते हैं हम लोग कल की क्लास में। थैंक यू सो मच बच्चों, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, लव यू ऑल।